जितने भी डायपोल मोमेंट का सवाल हो जाएगा, ठीक है, डायपोल मोमेंट का कंसेप्ट अपन सवाल के थ्रू क्या कर लेंगे, जो भी अपन ने सीखा है उसको अपन क्या कर लेंगे, अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो एक एक करके क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो कंसेप्ट अपने को क्या बोलता है कि देखो वही कटेगा, ठीक है। याद, सबसे पहले मैं आराम से कंसेप्ट बता रहा हूँ कि बेंजीन से जुड़ा हुआ एटम ढूंढो। क्या ढूंढो? बेंजीन से जुड़ा हुआ एटम ढूंढो, और उस एटम को देखो कि अगर वो sp हाइब्रिडाइज हो और वो sp2 हाइब्रिडाइज हो, यानी कि वो लीनियर हो या फिर ट्रायगोनल प्लेनर हो, तब भी वो काटे जाएंगे, वरना वो काटे नहीं जाएगा। समझ गया? वापिस क्या बोल रहा हूँ, बेंजीन से जुड़ा हुआ एटम को ढूंढो, अगर वो sp हाइब्रिडाइज हो और वो sp2 हाइब्रिडाइज हो, यानी कि जो लीनियर हो या फिर ट्रायगोनल प्लेनर हो, यानी एक प्लेन में होना चाहिए, तब भी वो काटे जाएंगे, वरना वो काटे नहीं जाएंगे, उनके डायपोल मोमेंट नहीं काटे जाएंगे। और हमें पता है कि डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ये अपने को चीज़ पता ही हो जाती है। तो यही सारा पूरा खेल अपने को खेलना है बेंजीन के अंदर, ठीक है। तो एक एक करके क्या देखते हैं, सारे के सारे सवाल देख लेते हैं। तो पहला सवाल देख लेते हैं अपन। अपने को क्या बोला है कि बेंजीन दे दिया गया, ठीक है। बेंजीन से जुड़ा हुआ एक साइनाइड है CN ग्रुप, और यहाँ पर भी साइनाइड ग्रुप है। तो अभी मैंने बोला कि बेंजीन से जुड़ा हुआ एटम ढूंढो, और फिर देखो वो sp हाइब्रिडाइज है कि वो sp2 हाइब्रिडाइज है। अगर sp और sp2 हुआ तब भी वो दोनों काटे जाएंगे, वरना काटे नहीं जाएगा। तो पहले देख लो, तो बेंजीन से जुड़ा हुआ कौन सा कार्बन है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देख लेगा। और हाइब्रिडाइजेशन अपने को निकालना था। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, उसको क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो इस कार्बन कितना सिग्मा बना रहा है अपने को पता है, पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है। ये कार्बन एक सिग्मा तो यहाँ पर बना ही रहा है, ठीक है। ये एक सिग्मा ये हो गया और एक सिग्मा ये होगा, क्योंकि बच्चे हुए क्या हो जाएगा, ये दोनों बॉन्ड पाई हो जाएगा, क्योंकि अपने को पता है C क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड एंड हो जाता है ना। तो पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा हो जाता है, बच्चे हुआ पाई हो जाता है। तो हमें हाइब्रिडाइजेशन करना क्या आगे देखते हैं, खाली सिग्मा ही काउंट करते हैं। तो कितना सिग्मा बना रहा है ये कार्बन, एक सिग्मा इधर और एक सिग्मा इधर, क्योंकि ये दोनों तो पाई है। तो 2 सिग्मा बना रहा है। तो 2 सिग्मा क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन, 2 सिग्मा का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp, ठीक है। sp यानी कि लीनियर, यानी कि काटा जा सकता है अगर दूसरा वाला भी sp हुआ तो, समझ रहे हो, ठीक है मैंने, क्योंकि ये एक प्लेन में ये है ना। फिर सेम टू सेम का C ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर भी है, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, इसी तरीके से sp हो जाएगा, क्योंकि एक सिग्मा और 2 सिग्मा और 2 पाई है, तो 2 सिग्मा है, तो sp हाइब्रिडाइज हो जाएगा। और मैंने क्या बोला कि बेंजीन से जुड़ा हुआ एटम देखो, हाँ एटम जुड़ लिया, उसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल लिया। अगर sp और sp2 हो तब भी क्या करेंगे, एक दूसरे को काटेंगे। और पहले देख रहे हैं कट रहे हैं कि नहीं, तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन देख लो। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है हमारे पास, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाती है। कहाँ से, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाते हैं। तो ये वाला कार्बन, बेंजीन का कार्बन देखो, ठीक है, और ये वाला कार्बन देखो, इन दोनों में से कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। हमें पता है कि जो बेंजीन जो हो जाता है, ध्यान देखना, बड़ा मस्त कंसेप्ट बता रहा हूँ। बेंजीन जो होता है मेरे पास क्या होता है, डबल सिंगल बॉन्ड होता है। यानी जो बेंजीन का कोई भी एक कार्बन पकड़ लो, ठीक है, तो बेंजीन का कोई भी एक कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, देखो एक हाइड्रोजन भी होता है हर एक के ऊपर, बेंजीन के ऊपर। तो बेंजीन का मैं एक कार्बन पकड़ा तो वो कितना बॉन्ड बना, कितना सिग्मा बना रहा है, एक हाइड्रोजन के साथ में सिग्मा, एक यहाँ पर सिग्मा और एक यहाँ पर सिग्मा, यानी बेंजीन का एक कार्बन 3 सिग्मा बना रहा है। यानी बेंजीन के एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो जाएगी, sp2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, sp। तो बेंजीन वाले कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है हमेशा क्या होती है, sp2 हो जाती है। क्यों, क्योंकि वो हमेशा 3 सिग्मा बनाता है sp2, और इसका कार्बन में कितनी हाइब्रिडाइजेशन, sp हो जाएगी। ये एक sp2 और एक मेरे पास sp है। अब इन दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा किसका, तो हमें पता है कि अपन एक कंसेप्ट पढ़ के आए थे पीछे कि परसेंटेज एस कैरेक्टर इज डायगोनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी जिसका परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा। तो अपने को इलेक्ट्रोनेगेटिव पहचानना कि कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तभी तो अपन डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन पता लगा सकते हैं कि लो इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। तो परसेंटेज कैरेक्टर किस में ज़्यादा है, sp के अंदर ज़्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर हो जाता है कि sp2 के अंदर हो जाता है। तो sp के अंदर एक एस है और टोटल कितने, एक एस और एक p, तो 1/2 यानी 50% है sp के अंदर परसेंटेज एस कैरेक्टर। sp2 के अंदर एक ही एस है और टोटल कितने, 2 p और एक एस, यानी कि 1/3 यानी 33%। तो परसेंटेज कैरेक्टर किस में होगा, इसमें ज़्यादा है, ठीक है। तो ऊपर वाले का क्या हो जाएगा, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, और नीचे वाला जो बेंजीन वाला कार्बन जो है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, ये वाला कार्बन मेरा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। और हमें पता है डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए डायरेक्शन कहाँ पर गया, इसका ऊपर गया, ठीक है, इसका ऊपर का। सेम टू सेम नीचे भी वही सेम टू सेम, ठीक है, का वो ग्रुप है, तो इसलिए भी उसका भी नीचे गया। और मैंने बोला लीनियर है तो एक दूसरे को काट देगा, तो लीनियर है तो एक दूसरे को क्या कर देगा, काट देंगे एक ही प्लेन में। लीनियर इसलिए एक दूसरे को काटा, इसलिए डायपोल मोमेंट पूरे मॉलिक्यूल का क्या हो गया, 0 हो गया। तो बहुत कंसेप्चुअल है ये, एकदम आसानी से मत समझना, मैं आसानी से बता रहा हूँ। अभी वापस मैं रिवाइज कराता हूँ। सबसे पहले क्या देखना है, बेंजीन पकड़ो, बेंजीन से जुड़ा हुआ एटम को पकड़ने का, उसका हाइब्रिडेशन निकालने का। अगर sp मिले और sp2 मिले तभी आगे चलना, अगर sp और sp2 नहीं मिले तो आग बंद करके क्या कर दो, बोले कि तो नॉन पोलर है, ठीक है। अगर sp और sp2 मिल जाए, और हमें पता है कि बेंजीन का जो कार्बन जो हो जाता है मेरे पास क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज हो जाता है बेंजीन वाला, ठीक है। बेंजीन का जो कार्बन होता है sp2 हो जाता है, और ये वाला मेरे को कितना मिल गया, sp मिल गया।
तो इलेक्ट्रोनेगेटिव किससे डिटरमाइन करेगा, परसेंटेज कैरेक्टर से, यानी परसेंटेज कैरेक्टर जिसका ज़्यादा उसकी तरफ जाएगा मेरा डायपोल मोमेंट। तो परसेंटेज कैरेक्टर इसका ज़्यादा, तो इसलिए डायपोल मोमेंट इसकी तरफ गया। तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है केमिस्ट्री के से ऐसे बनाते हैं ना, केमिस्ट्री का पॉजिटिव से नेगेटिव, तो लो से हाई की तरफ जाते हैं, इसलिए हमारे पास लो से हाई की तरफ और लो से हाई की तरफ। तो पहला सवाल मैंने कर लिया। दूसरा सवाल भी वैसे ही करना है वापस, क्या था, बेंजीन है, बेंजीन से जुड़ा हुआ क्या ढूंढो, एटम को पकड़ो। तो बेंजीन से जुड़ा हुआ ये वाला एटम है। अब उसका हाइब्रिडेशन निकालो कि हाइब्रिडेशन क्या होता है, सिग्मा प्लस लोन पेयर, क्या होता है, सिग्मा प्लस लोन पेयर। तो कार्बन कितना सिग्मा बना रहा है, एक सिग्मा, दो सिग्मा और यहाँ पर एक सिग्मा, तीन सिग्मा बना रहा है कार्बन। तो कार्बन कितना सिग्मा बना रहा है यहाँ पर मेरे पास, तीन सिग्मा बना रहा है। कार्बन कितना सिग्मा बना रहा है यहाँ पर मेरे पास, तीन सिग्मा अपने को बनाना हुआ दिख रहा है। तो कार्बन तीन सिग्मा बना रहा है, तीन सिग्मा यानी कि sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन कितना है sp2, और सेम टू सेम ये वाला भी कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज मेरे पास हो जाएगा। जब sp2 है तो आगे बात करो, अगर sp या फिर sp2 नहीं होता तो प्लेनर होता ही नहीं, प्लेनर होता ही नहीं तो कटता ही नहीं, तो डायरेक्ट नॉन पोल हो जाता है। लेकिन sp2 है, अब आगे देखते हैं कि कट रहा है कि नहीं, ठीक है। तो अपन डायरेक्शन देखेंगे, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन देख लेंगे। तो हमें पता है कि ये वाला जो है मेरे पास, ठीक है, ये मेरे पास कौन सा है, sp2 कार्बन है बेंजीन वाला, और ये वाला भी मेरे पास कौन सा है, sp2 कार्बन है, ठीक है। दोनों sp2 है, ये भी sp2 और ये भी sp2 है। जब दोनों sp2 हो जाता है उसके बगल वाला देखो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव और है क्या, हाँ ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, हाँ, क्योंकि ऑक्सीजन कितना हो जाता है 3.5 हो जाता है, और इस कार्बन का तो मेरे पास कितना हो जाएगा, कितना होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन का कितना होता है मेरे पास 2.5 हो जाता है। तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ये जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसकी तरफ जाता है डायपोल मोमेंट। तो लो से हाई की तरफ जाता है ना, तो ऊपर चला जाएगा इसका और इसका भी नीचे चला जाएगा। और दोनों के दोनों प्लेनर है, sp2 यानी कि ट्राइगोनल प्लेनर, तभी इन दोनों क्या होता है कट जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, डायपोल मोमेंट क्या होता है पूरे मॉलिक्यूल का 0 हो जाएगा। मैं इसको एक और बता रहा हूँ। पहले क्या करने का, बेंजीन से जुड़ा हुआ एटम पकड़ो, उसका हाइब्रिडेशन निकाल दिया सिग्मा प्लस लोन पेयर से। तो sp2 यानी कि प्लेनर है, तो आगे देखते ही कटेगा कि नहीं, ठीक है, वो अपन ने देखा। फिर अपन देख ले डायरेक्शन बना देते हैं। तो डायरेक्शन बनाते हुए देखा कि ये भी sp2 है और ये भी sp2 है। अब देख लो, जब ये भी sp2 मिल जाएगा, इसके बगल वाले एटम को चेक करो कि और इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्या इससे भी। तो ये तो कार्बन का तो 2.5 हो जाता है पॉलिंग स्केल से, है ना, और इस कार्बन का भी 2.5 रहेगा। लेकिन ऑक्सीजन इसके बगल वाले का चेक करते हैं, ठीक है। जब सेम मिल जाता है दोनों का तो उसके बगल वाले पे जाने का, है ना। तो उसका बगल वाला क्या है 3.5, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और हमें पता है डायपोल मोमेंट क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी लो इलेक्ट्रो से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव। लो वाला ये है, इसका 2.5 भी है, और ऑक्सीजन का 3.5, तो लो से हाई जाएगा तो इसलिए ऊपर जाएगा, और सेम टू सेम वही चीज़ है तो नीचे जाएगा इसका। और प्लेनर है तो कट जाएगा, प्लेनर कट जाएगा तो डायपोल मोमेंट पूरा का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो समझ रहे हो कंसेप्चुअल, एकदम इजी है, कुछ नहीं करना, एक ट्रिक पकड़ना है कि देखो बेंजीन से जुड़े वाले को, बेंजीन से जुड़े वाले को पकड़ लो, उसका हाइब्रिडेशन निकालो, sp और sp2 है तब भी आगे चलना। अगर sp और sp2 नहीं मिला तो डायरेक्ट नॉन पोलर। जब sp और sp2 मिल गया तो फिर देखने का डायरेक्शन निकालने के, लो से हाई की तरफ जाना। लो इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव कैसे जाओगे, पहले क्या कर लोगे, बेंजीन वाले कार्बन का तो sp2 हमेशा वो रहेगा ही, क्योंकि बेंजीन वाला कार्बन हमेशा 3 बॉन्ड बनाता है, तो वो sp2 हो जाता है, 3 सिग्मा ही होता है उसके बाद, तो वो sp2 हमेशा हो ही जाता है बेंजीन वाला कार्बन। तो दूसरा वाला अपने को एटम देखने का उससे जुड़ा हुआ रहेगा, वो वाला भी sp2 मिल जाए तो उसके बगल वाला चेक कर लो, ठीक है। हमें क्या पता है कि कोई भी लो इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा डायरेक्शन जाता है, और sp और sp2 मिल जाए तो ऊपर नीचे सेम अगर ग्रुप देखने को मिल जाए तो कट जाएगा तो डबल मोमेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बस यही चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। अगला सवाल देख लेते हैं अपन, है ना। अगला सवाल देख लो, अगला सवाल देखना, ठीक है। अगले सवाल के ना बहुत लोग बुरा फंस जाते हैं। कैसे फंस जाते हैं, अगला सवाल एग्जामिनर क्या करते हैं, ऐसे बना कर दे देता है OH, ठीक है, OH। तो एग्जामिनर देखना कि तो बच्चे लोग क्या करते हैं, बोलो मैं ऐसा बताता हूँ। ये मेरे पास क्या है, बच्चे लोग बोले ये कार्बन है, कार्बन को कितना होता है 2.5, ठीक है, मान लिया सेठ जी। ऑक्सीजन है ये भाई, ऑक्सीजन कितना होता है मेरे पास 3.5, मान लिया सेठ जी। तो क्या होता है मेरे पास नीचे से ऊपर ये लो है और ये हाई, आपने को पता है डायपोल मोमेंट लो से हाई की तरफ जाएगा तो ऊपर कर देते हैं इसको, और सेम टू सेम नीचे कर देते हैं और बोलते कट गया, लो कट गया। लेकिन भाई साहब एग्जामिनर ने ऐसे देखो दिख रहा है कि ऐसे स्ट्रक्चर बनाकर दिया है, उसने देखो स्ट्रक्चर बनाकर दिया कि लीनियर दिखाकर ऐसे दिया, लेकिन असली में ये लीनियर स्ट्रक्चर होता ही नहीं है। कैसे पता चलेगा, जब हाइब्रिडेशन निकालो। इसलिए मैंने बोला कभी भी चेक करना कि जो जुड़ा हुआ एटम जो है वो sp और sp2 हुआ तभी कटता है, वरना नहीं कटता है। तो लोग ऐसा बनाकर दे दिया और लोगों ने sp और sp2 चेक नहीं कर दिया और बोल दिया भाई सीधे तो दिख रही है आँखों से, यार भाई आँखों का धोखा नहीं करने का, पूरा अंदर जाकर देखने का। तो ये पूरा नहीं कटता, ये पोलर हो जाता है, इसका पूरा कटेगा नहीं तो नॉन पोलर नहीं होगा। तो आंखों का धोखा ये एग्जामिनर ने सेम खेल लिया था जेई मेन के अंदर। भाई ओजोन OH ऊपर नीचे लगा दे, अरे भाई ऊपर भी सेम है नीचे भी सेम है, कट गया डायपोल मोमेंट 0। ऐसा कुछ नहीं होता। अपने को जो मेरे पास क्या होता है, जो बेंजीन रहेंगे उससे जुड़ा हुआ अपने को एटम देखने का, वो एटम देखने का sp और sp2 है कि नहीं। अगर sp और sp2 है यानी कि एक प्लेन में है तभी कटेगा। अगर sp3 हो गया तो प्लेन उसका बदल जाता है। sp3 अपने को पता है ना टेट्राहेड्रल ऐसा हो जाता है, तो ये 3 एक प्लेन में हो जाता है sp3 के अंदर, लेकिन एक दूसरे प्लेन में हो जाता है तो कट नहीं पाता है। इसलिए sp और sp2 वाला ही कटेगा, बाकी नहीं कटेगा। तो इसका ना अपन सबसे पहले क्या करेंगे, बेंजीन से जुड़ा हुआ क्या मेरे पास ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का अपन देखिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है मेरे पास, सिग्मा प्लस क्या होता है लोन पेयर हो जाता है। सिग्मा प्लस क्या होता है लोन पेयर, तो ऑक्सीजन है 2 बॉन्ड
बॉन्ड बना दिया तो लोन सिग्मा कितने हो गए, इसके 2 हो गए। लोन पर कितने, अभी ऑक्सीजन के पास कौन से ग्रुप का ऑक्सीजन, 16 ग्रुप का, तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाता है। 2 बॉन्ड तो बना दिया मतलब 8, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और 2 बॉन्ड क्या कर दिया उसने बना दिया, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन उसके अपने यूज़ कर लिए। 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ कर लिए, 4 इलेक्ट्रॉन बच गया। 4 इलेक्ट्रॉन यानी कि उसके पास कितने लोन पर हो गए, 2 लोन पर उसके बाद बच गया। 2 लोन पर हो गया तो 2 + 2 कितना आ रहा है मेरे पास, 4 यानी कि sp3 हाइब्रिडाइज। और मैंने बोला sp3 हाइब्रिडाइज क्या था, टेट्राहेड्रल, यानी कि 3 एक प्लेन में रहेगा, एक दूसरा प्लेन में रहेगा, तो कटेगा ही नहीं। मैंने बोला जब भी sp और sp2 के अलावा कुछ भी मिल जाए आग बंद करके बोल दो नन प्लेनर है, खत्म। उसके आगे अपने को देखना है कि लो से हाई, हाई से लो, कुछ नहीं देखने का। तो वापस बता रहा हूँ, ये वाला सवाल के अंदर एग्जामिनर सीधा सीधा बनाकर देख लेता है, दे देता है, ताकि लोगों को आंखों का धोखा हो जाए। लेकिन अपने को बता दिया, मैंने रूल से चलना कि सबसे पहले बेंजीन पकड़ना है, बेंजीन से जुड़ा हुआ वाले को एटम का पकड़ना है, उसका हाइब्रिडेशन चेक करना है। अगर वो sp और sp2 हुआ तभी अपने को आगे जाना है। अगर sp और sp2 नहीं हुआ तो तुरंत क्या हो जाएगा, वो नन पोलर हो जाएगा। तो अपन ने क्या किया, बेंजीन पकड़ा, ठीक है। बेंजीन से जुड़ा हुआ मैंने क्या पकड़ लिया, एटम का पकड़ लिया, ठीक है। इन दोनों को एटम का पकड़ लिया। ऑक्सीजन का कितना होता है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाता है मेरे पास, ठीक है। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाता है, तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाता है और इसने 2 बॉन्ड बना दिए। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 2 बॉन्ड बना दिया तो इसके पास 4/2 यानी कि 2 लोन पर इसके पास बच गया। तो 2 बॉन्ड पर भी बना रहा है ऑक्सीजन, 2 बॉन्ड भी बना रहा है और 2 लोन पर भी है। 2 बॉन्ड पर और 2 लोन पर कितना होता है, 2 + 2 4, 4 यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और sp3 क्या होता है मेरे पास, मैंने बोल दिया sp और sp2 के अलावा जो भी आ जाएगा वो नन पोलर हो जाएगा। नन पोलर हो जाएगा तो डायरेक्शन दे देखो बराबर होगा ऐसा। देखो ये कार्बन का 2.5 है और ये 3.5 है, तो लो से हाई और ये भी लो से हाई, तो ऐसा लगेगा कट रहा है, लेकिन नहीं कटेगा क्योंकि ये प्लेनर ही नहीं है। देखो ये एक ऐसे प्लेन में जाएगा और एक दूसरे प्लेन में जाएगा, तो कटेगा ही नहीं। इसलिए जब भी sp और sp2 के अलावा आ जाए तो डायरेक्ट क्या कर दो, बोल दो नन प्लेनर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नन प्लेनर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि टेट्राहेड्रल है, ठीक है। समझ गया। ये एग्जाम ने जेईई एडवांस में कैसे खेला था, सीधा बनाकर दे दिया था, लेकिन अपने को सीधे बना हुए से नहीं घबराना है। कभी भी अपने को क्या करना है, पूरा लगाना है। फुल सेम टू सेम सवाल ऐसा दे दिया था एग्जामिनर ने। जेईई मेन का ऐसा दिया था ऑक्सीजन वाला, जेईई एडवांस का ऐसा दे दिया, सल्फर लगा दिया, कुछ नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन और सल्फर तो एक ही ग्रुप के है ना, ओ स्टाइल से टिपो, तो कुछ नहीं कहता। जेईई एडवांस में क्या देता है बोलो, एक बड़ा वाला सवाल था, उसका ना एक छोटा पार्ट था इसका ना, कि ऐसे ऐसा लगा दिया और उसने भी ऐसे ऐसे लगा दिया। बोल दो कि ये मेरे पास क्या पोलर है कि नन पोलर है। तो कुछ नहीं करना है अपने को, सबसे पहले देखना है, मैंने बोल दिया था जब भी बेंजीन रिंग पकड़ोगे उसके बगल वाले एटम को, जिससे जुड़े हुए एटम का हाइब्रिडेशन चेक करना है कि sp और sp2 है कि नहीं। और sp और sp2 नहीं हुआ तो तुरंत मेरे पास नन प्लेनर हो जाएगा। तो देख लेते सल्फर कौन से ग्रुप का, 16 ग्रुप का। 16 ग्रुप यानी कि 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और 2 बॉन्ड तो इसने बना ही लिया, एक कार्बन के साथ में, इसके साथ में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2 बॉन्ड बना दिया तो 6 - 2 यानी कि 4 4 इलेक्ट्रॉन यानी कि 4/2 यानी कि 2 लोन पर। उसके बाद 2 लोन पर बच रहे हैं और 2 इसके पास बॉन्ड पर भी है। 2 लोन पर और 2 बॉन्ड पर कितना होता है मेरे पास, 4 यानी कि sp3। तो सेम टू सेम वही सवाल हो जाएगा, ठीक है। तो sp3 हो जाएगा, ये sp3 हो जाएगा तो तुरंत sp3 सुनते ही क्या हो जाएगा, ये टेट्राहेड्रल हो जाएगा, प्लेन के बाहर चले जाएगा, कटेगा ही नहीं। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, नन पोलर मेरे पास हो जाएगा, ये सॉरी पोलर हो जाएगा, ताकि कटेगा नहीं तो नन पोलर हो जाएगा, ना कि नन पोलर, ठीक है। तो ये नन प्लेनर है और ये मेरे पास पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा। समझ गया ये वाला। सेम टू सेम अगला सवाल दे देगा अपने को, NH2 दे देगा। तो एग्जाम ने क्या कर देता है, ऐसा बना कर दे देता है। देख लो NH2 ऐसे बना कर दे देगा और NH2 ऐसे जोड़ कर दे देगा सीधा सीधा, और लोग बोलेगा भाई नाइट्रोजन का ना 3 हो जाता है और कार्बन का ना मेरे पास 2.5 जाता है, तो लो से हाई ऊपर, लो से हाई नीचे, कट गया। अल्ले ऐसा नहीं होता है, मैंने अभी बोला, ये आँखों का सब धोखा है, ठीक है। NH2 ऐसे बनाकर एग्जाम तेरे को दे देगा, लेकिन अल्ले लेकिन वो तो राइट रॉन्ग हो जाएगा, 4 मार्क कट जाएगा, समझे क्या, ठीक है। तो NH2 ऐसे बना कर दे देगा, तो लोग क्या सोचेंगे, ध्यान से देखना, लोग सोचेंगे अरे कार्बन का होता है मेरे पास 2.5 है ना, नाइट्रोजन का होता है मेरे पास 3, तो लो से आए ऊपर, सेम टू सेम कार्बन का 2.5, नाइट्रोजन का 3, तो लो से आए नीचे। भाई कट तो रहा है, लेकिन भाई मैंने जब भी बोला था देख लो प्लेनर है कि नहीं, sp और sp2 है कि नहीं, वो तो देखो तभी तो कटेगा, वरना थोड़ी ना कटेगा। आउट ऑफ द प्लेन होगा तो कैसे कटेगा भाई साहब। इसलिए कभी भी रूल वाइज चलना था। रूल वाइज क्या बोलता है अपने को, रूल क्या बोलता है बेटा, ठीक है। रूल अपने को बोलता है जब भी मेरे पास ठीक है NH2 ये दे दिया, तो अब मैंने बोल दिया कि बेंजीन से जुड़ा हुआ जो एटम है उसका पहले हाइब्रिडेशन चेक करो कि sp और sp2 हुआ तभी कटेगा, वरना नहीं कटेगा, ठीक है। तो पहले sp देख लेते कि sp और sp2 है कि नहीं। तो नाइट्रोजन मुझे बताया यहाँ पर कितना बॉन्ड बना, 3 बॉन्ड बना रहा है। 15 ग्रुप का होता है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 3 बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, यानी कि 2 लोन पर, 1 लोन पर बच गया, 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि 1 लोन पर इसके पास बच गया। तो बॉन्ड पर कितने 3 है और लोन पर कितने इसके पास 1 है, यानी कि 4 यानी कि sp3। और sp3 क्या होता है, टेट्राहेड्रल, यानी कि sp और sp2 के अलावा है, ठीक है। प्लेन के अंदर नहीं होता, प्लेन के अंदर नहीं होता, तो ये दोनों कटेंगे नहीं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा, ठीक है, पोलर हो जाएगा। समझ गया ये वाली चीज़ कि कौन कटेगा कौन नहीं कटेगा। अगला सवाल देख लेते, ये तो सिंपल है, देख लो, ये बेंजीन दे दिया, उसके बाद क्लोरीन दे दिया, तो इसका ना तो भाई कट ही जाएगा। क्यों, ये ध्यान से देख लेते हैं। ये कार्बन है, ये वाला कार्बन कौन सा है, ठीक है। ये मेरे पास कार्बन का कितना होता है, 2.5 जाता है, और ये मेरे पास क्लोरीन है, क्लोरीन का तो हाइब्रिडेशन कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। क्लोरीन तो मेरे पास सीधा जुड़ा हुआ ही है, क्लोरीन अगर मेरे पास सीधा जुड़ा हुआ ही है, ठीक है, तो उसका हाइब्रिडेशन अपने को चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हाइब्रिडेशन कब चेक करते हैं, जब मोर देन एक एलिमेंट हमारा जुड़ा हुआ रहता है। तो क्लोरीन तो डायरेक्ट सीधा जुड़ा हुआ ही है, इसलिए अपने को क्लोरीन का 3 हो जाता है, लो से हाई ऊपर और लो से हाई नीचे, कट जाएगा, उसका डायपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
क्या करते हैं, एक डायपोल मोमेंट का ऑर्थो मेटा पैरा वाले सवाल को कैसे डील करते हैं वो अपन सीख लेते हैं। तो वो डील करने से पहले मैं थोड़ा बहुत फिजिक्स बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो मान लेते हैं, ठीक है, फिजिक्स का अपन हम वेक्टर्स करना क्या पढ़ते हैं वो मैं थोड़ा बहुत रिवाइज कराना चाहता हूँ। समझ लो मेरे पास दो वेक्टर है, दोनों का वेक्टर का जो मेरे पास, ठीक है, मैग्नीट्यूड है, दोनों का वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए, ठीक है। दो वेक्टर है, इक्वल मैग्नीट्यूड के दो वेक्टर है, और उनके बीच में एंगल मेरे पास क्या है, थीटा है। तो मैंने क्या बोला, दो वेक्टर्स है, ठीक है, दो वेक्टर्स है, दोनों का मैग्नीट्यूड मेरे पास सेम है, ठीक है, और उनके बीच का एंगल मेरे पास क्या थीटा है। तो इनका रिजल्टेंट कितना होगा वो अपन देखेंगे। तो इनका अगर जो रिजल्टेंट बनेगा, ठीक है, ये दोनों वेक्टर का जो मेरे पास रिजल्टेंट बनेगा वो कितना होगा वो अपने को देखना कि अलग अलग थीटा पे। तो मैंने क्या बोला, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है और उनके बीच में एंगल थीटा है, तो थीटा के बदलने पर उनका रिजल्टेंट कैसा हो जाता है वो अपन देख लेते हैं। जब मेरे पास थीटा, ठीक है, इन दोनों के बीच में अगर थीटा मेरे को 0 डिग्री मिल जाए, ठीक है, तो मेरे पास रिजल्टेंट कितना मिल जाता है, मेरे को 2a मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 2a। ये 0 डिग्री क्या हो जाएगा, एक दूसरे के ऊपर आएगा, तो 0 डिग्री ये और ये भी 0 डिग्री, तो 0 डिग्री एक ही डायरेक्शन में, तो ऐड हो जाएगा। तो इसलिए ऐड होने के बाद में a प्लस है 2a बन जाएगा। तो 0 डिग्री है तो कितना बन जाएगा, 2a मिल जाएगा। अगर थीटा मेरे पास 180 डिग्री है, कितना डिग्री, 180 डिग्री, 180 डिग्री यानी कि अपोजिट। तो एक ऐसा है और दूसरा 180 डिग्री यानी कि इसका अपोजिट है। तो एक राइट डायरेक्शन में और एक लेफ्ट डायरेक्शन में, तो एक दूसरे को काट देंगे, एक दूसरे को काट देंगे, तो रिजल्टेंट कितना बन जाएगा, 0 डिग्री। तो हमें पता है जब 0 डिग्री रहेगा तो रिजल्टेंट अपने को ऐड कर देते हैं, और जब 180 डिग्री होता है तो सब्ट्रैक्ट कर देगा, तो 0 मिल जाएगा अपने को। तो 0 डिग्री का समझ गया, 180 डिग्री का अपने को समझ गया है ना। फिर कुछ मैं रटाना चाहता हूँ कि जब हमें 60 डिग्री मिल जाता है ना, 60 डिग्री, तो रट लो कितना होता है, a√3 हो जाता है। कितना हो जाता है, a√3 यानी कि साइड लेंथ इंटू √3, ठीक है। और √3 की वैल्यू हमें पता ही होता है कितना होता है, 1.73 होता है। √3 कितना, 1.73। a√3 को अपन क्या लिख सकते हैं, 1.73 a भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1.73 a हो जाएगा जब 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। जब मेरे पास 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट अपने को मिलेगा a√2, क्या, a√2, और √2 के वैल्यू होते हैं 1.41, क्या, 1.41। तो इसको अपन 1.41 a भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1.41 की a। और जब थीटा मेरे को 120 डिग्री मिल जाता है ना, तो रिजल्टेंट मेरे पास a ही हो जाता है। कितना हो जाता है, a ही हो जाता है। तो मैं वापस रिवाइज करा रहा हूँ कि समझ लो मेरे पास क्या है, दो वेक्टर है, ठीक है, दो वेक्टर है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों के बीच में एंगल मेरे पास थीटा है। तो हमें रिजल्टेंट निकालना है अलग अलग थीटा पे। तो थीटा अगर मेरे पास 0 डिग्री रहेगा, 0 डिग्री रहेगा, तो दोनों सेम डायरेक्शन में रहेंगे, सेम डायरेक्शन में गए तो ऐड हो जाएगा, इसलिए 2a हो जाएगा। थीटा मेरे पास 180 डिग्री होगा तो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे, तो कट जाएगा, तो रिजल्टेंट मेरे पास 0 हो जाएगा। थीटा 60 डिग्री होगा तो रट लो कितना, a√3 यानी कि 1.73 a, कितना, 1.73 a। थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो a√2 रट लो, मतलब 1.41 a, ठीक है। और जब थीटा 120 डिग्री हो जाएगा तो रिजल्टेंट मुझे a ही मिल जाता है। तो ये रटोगे तो सारे सवाल अभी बन जाएगा। तो ये वाली चीज़ मुझे बस बतानी थी, ये सबको याद ही रहता है, बस मैं बताना चाह रहा था। तो ये समझ गया इतना। अब अपन क्या करते हैं, अब एक और कंसेप्ट मैं बता देता हूँ, वही डायपोल मोमेंट से रिलेटेड। कि हमें क्या होता है, रिजल्टेंट क्या होता है मेरे पास, अंडर रूट ऑफ, फिजिक्स का ये कंसेप्ट है कि रिजल्टेंट क्या होता है, अंडर रूट ऑफ a² प्लस b² प्लस 2ab, क्या, प्लस 2ab कॉस थीटा, क्या, 2ab कॉस थीटा। यानी कि रिजल्टेंट किस पर डिपेंड कर रहा है, कॉस थीटा पर। यानी कि रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, डायरेक्टली अपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, मेरे पास कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। रिजल्ट क्या हो जाएगा, डायरेक्टली अपोर्शनल टू कॉस थीटा हो जाएगा। और हमें पता है कॉस थीटा, थीटा और कॉस थीटा का रिलेशन देख लेते हैं। थीटा और कॉस थीटा, यानी कि थीटा मैं बढ़ाऊंगा 0 से, अगर मैं थीटा 0 और 90 पे, तो कॉस 0 मेरे पास कितना हो जाता है, मेरे पास 1 हो जाता है, और कॉस 90 मेरे पास कितना होता है, 0 हो जाते हैं। यानी अगर थीटा और कॉस थीटा का अगर मैं रिलेशन देखूँ कि थीटा बढ़ रहा है 0 से 90 की तरफ जा रहे हैं, तो कॉस थीटा की जो वैल्यू है ना 1 से 0 की तरफ जा रही है, यानी कॉस थीटा की वैल्यू घट रही है। फिर थीटा बढ़ेगी तो कॉस थीटा घट रहा है। थीटा मैं 0 से 90 की तरफ बढ़ा रहा हूँ तो कॉस थीटा मेरा 1 से 0 की तरफ घट रहा है, यानी कि कॉस थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा। ऐसे अपने को पता चल गया कि रिजल्टेंट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा कैसे पता चला, इसके फार्मूला से, कि रिजल्टेंट के फार्मूला के अंदर कॉस थीटा आ रहा था, है ना। और कॉस थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा कैसे पता चला, क्योंकि हमें पता कि जब थीटा बढ़ेगा तो कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो मेरे पास घट जाती है। हमें ट्रिग्नोमेट्री का नाम पड़ता है। तो ये वाली चीज़ याद रखना कि रिजल्टेंट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा। तो मेन रिजल्ट यही याद रखना है कि रिजल्टेंट इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, थीटा हो जाएगा। रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेरे पास थीटा हो जाएगा। यानी थीटा इसका कम रहेगा, उसका रिजल्टेंट ज़्यादा। थीटा किसका होता है, अगर मैं कोई भी बेंजीन वाला प्रोडक्ट ले लूँ, ठीक है, तो बेंजीन वाले का नाम हमें पता है ये जी ग्रुप हो जाएगा यहाँ पर। तो जी ग्रुप हो जाएगा, तो यहाँ पर जो ग्रुप लगाता है उसको ऑर्थो बोलते हैं। यहाँ पर जो ग्रुप लगाऊंगा उसको मैं क्या बोल दूंगा, ठीक है, मेटा बोल दूंगा। और जो एकदम बॉटम पर जो लगाऊंगा ग्रुप उसको मैं क्या बोल दूंगा, पैरा बोल दूंगा, ठीक है। तो ऑर्थो, मेटा और पैरा।
ऑर्थो कितना डिग्री बनाता है 60 डिग्री, मेटा कितना बनाता है 60 + 60 कितना 120 डिग्री बनाता है मेटा, और पैरा कितना है जी ग्रुप के डायरेक्ट अपोजिट यानी 180 डिग्री पे, यानी ऑर्थो मेटा पैरा, थीटा जिसका कम उसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा यानी रिजल्टेंट ज़्यादा। थीटा कम किसका है, ऑर्थो का सबसे कम थीटा 60 डिग्री, फिर मेटा का 120 डिग्री ज़्यादा है थीटा, और थीटा सबसे ज़्यादा पैरा का है, तो थीटा कम उसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा, थीटा कम किसका है ऑर्थो का, सबसे ज़्यादा डायपोल मोमेंट किसका हो जाएगा ऑर्थो, फिर उसके बाद में मेटा, फिर उसके बाद में पैरा। तो ये चीज़ अपन ने समझ लिया कि सबसे ज़्यादा डायपोल मोमेंट किसका हो जाता है ऑर्थो मेटा फिर पैरा। तो ये कंसेप्ट समझ गए कि सबसे ज़्यादा ऑर्थो मेटा पैरा, लेकिन ये हमेशा नहीं हो जाता है, हमें डायरेक्शन से भी देखना रहता है कि कुछ कुछ सवाल मिलेंगे जहाँ पर डायरेक्शन अपोजिट होने का, जैसे ऑर्थो मेटा पैरा में ये वाली चीज़ फॉलो नहीं होती, तो ये वाली चीज़ मोस्टली तो फॉलो होगी, लेकिन कुछ जगह आँखें खोल लेनी रहेगी, ठीक है, जहाँ पर अपने को डायरेक्शन से भी हिलना पड़ेगा। तो इतना कंसेप्ट हमें समझना पड़ेगा कोई भी डायपोल मोमेंट का सवाल करने से पहले। अब हम क्या कर लेंगे, बेंजीन वाले का ना कोई भी डायपोल मोमेंट का ऑर्थो मेटा पैरा वाला सवाल कर सकते हैं। तो पहला सवाल अपन कर सकते हैं कि मुझे पता है कि बेंजीन वाला सवाल करने जब भी करना रहता है तो क्या करना रहता है, ध्यान से कि कार्बन है, कार्बन का मेरे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव कितना होता है 2.5 जाता है, और नाइट्रोजन कितना होता है 3, तो लो से हाई की तरफ जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ऊपर जगह सेम टू सेम कार्बन का 2.5 नाइट्रोजन का 3, तो लो से हाई की तरफ जाता है इलेक्ट्रॉनिक क्या मेरे पास डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, तो यहाँ पर हो जाएगा। तो मुझे ये दोनों डायरेक्शन अपने को डायपोल का मिल गया है, एक यहाँ पर जा रहा है और एक यहाँ पर जा रहा है, दोनों बगल बगल में, यानी दोनों के बीच में कितना डिग्री है 60 डिग्री होता है, क्योंकि मैंने बोल दिया दो के बीच में हमेशा कितना होगा 60 डिग्री होगा, ठीक है, कि दो बगल बगल वाले के बीच में हमेशा कितना होता है हेक्सागन के अंदर 60 डिग्री हो जाता है। तो 60 डिग्री मैंने बता दिया था कि 60 डिग्री में रिजल्टेंट दोनों सेम ग्रुप है ना, सेम ग्रुप अगर दोनों ए ठीक है सेम ग्रुप है, तो दोनों जब सेम ग्रुप हो जाते हैं और 60 डिग्री में जाते हैं तो रिजल्टेंट कितना रटा था मैंने a√3 दैट इज़ 1.73 ए हो जाएगा ये, ठीक है। तो पहला वाला का रिजल्टेंट अपने को मिल गया। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा वाला भी क्या है, कार्बन है और नाइट्रोजन है, तो कार्बन का 2.5 है, नाइट्रोजन का 3 है, तो लो से है यानी कि ये ऊपर जाएगा, सेम टू सेम ये भी कार्बन है और यहाँ पर नाइट्रोजन है, कार्बन का 2.5 है और नाइट्रोजन का 3 है, लो से आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर मुझे पता है दो के बीच में कितना हो जाता है 60 डिग्री, ठीक है। तो ये वाले कार्बन और ये वाले कार्बन के बीच में 60 डिग्री, और ये वाले कार्बन और ये वाले कार्बन के बीच में भी 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री ये भी 60 डिग्री, तो 60 + 60 कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो इन दोनों के बीच में कितना हो जाएगा, ये वाला और ये ग्रुप में के बीच में कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो कभी भी याद रखना दो के बीच में 60 डिग्री होता है, कभी भी दो के बीच में, तो इन दोनों के बीच में 60 डिग्री और इन दोनों के बीच में भी 60 डिग्री, तो दोनों के ओवरऑल इन दोनों के बीच में कितना हो जाएगा 120 डिग्री 60 + 60। तो जब मैंने बताया था कि जब भी 120 डिग्री होता है तो रिजल्टेंट जो हो जाता है मेरे पास ए ही आ जाता है ना, रटाया था मैंने वेक्टर का अभी, ठीक है। फिर उसके बाद में ये क्या मेरे पास डायरेक्टली इसके अंदर क्या कार्बन का मेरे पास कितना है 2.5 है ना, और नाइट्रोजन का 3 है, तो लो से आ जाएगा ऊपर और ये भी लो से आ जाएगा नीचे, ये डायरेक्टली अपोजिट है 180 डिग्री पे, और 180 डिग्री पर रिजल्ट अपने को पता है कैंसिल कर लेता है, ये 0 हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा डायपोल मोमेंट किसका बन रहा है 1.73 ए, ये √3 यानी कि 1.73 ए, और ये 1 ए है, तो 1.73 बड़ा है कि 1 बड़ा है 1.73 बड़ा है, सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा इसका, फिर इसका, यानी कि यहाँ पर अपने को ऑर्थो का सबसे ज़्यादा मिल गया, फिर मेटा का मिल गया, फिर पैरा का, जो हमें थ्योरेटिकली भी यही मिला था ना कि ऑर्थो का सबसे ज़्यादा, फिर मेटा का पैरा का। फिर डायपोल मोमेंट क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos थीटा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा, तो थीटा किसका कम, थीटा कम तो डायपोल मोमेंट ज़्यादा, थीटा सबसे कम किसका होता है ऑर्थो का, फिर मेटा का, फिर पैरा का। ऑर्थो का ना थीटा कितना होता है 60 डिग्री, मेटा का ना कितना 120 डिग्री, और पैरा के अंदर 180 डिग्री। थीटा कम जिसका सबसे ज़्यादा किसका कम किसका थीटा ऑर्थो का, ये ऑर्थो का डायपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा हो गया है। तो ये वाली चीज़ अपने को, ये वाला सवाल अपन समझ गया कि ऑर्थो मेटा पैरा जब भी दिया रहेगा तो कैसे खेलना रहता है, ठीक है। तो अगला सवाल देख लेते हैं जहाँ पर अपने को ऑर्थो मेटा पैरा के अंदर फॉर्म के अंदर ही अपने को दिया गया है, ठीक है। ये सवाल देख लेते हैं, ठीक है। इस सवाल के अंदर, ठीक है, तो हमें यह यहाँ तो देख लेते हैं, ये मेरे पास क्या कार्बन है और ये नाइट्रोजन है, तो इन दोनों के बीच में तो मैं पता लगा लूँगा कि मेरे पास डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या बनेगा, है ना, कि कार्बन कितना होता है मेरे पास 2.5 और नाइट्रोजन कितना होता है 3, तो लो से हाई जाएगा, तो यहाँ पर डायरेक्शन क्या बन जाएगा ऐसा बन जाएगा, है ना, ऐसा डायरेक्शन बनेगा, यानी कि ये डायरेक्शन बन गया। लेकिन ऊपर देखो ध्यान से, ये वाला बॉन्ड देखो, ये CH3 देखो और ये वाला कार्बन देखो, तो हमें पता है कि जो बेंजीन वाला कार्बन होता है हमेशा क्या होता है sp3 हाइब्रिडाइज हो जाता है ना, और ये भी मेरे पास कार्बन है, और ये कितना, ये वाला कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, ये वाला कार्बन देख लो, ये कार्बन को मैं खोल कर लिख दिया, तो ये वाला कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है 4 बॉन्ड बना रहा है, 4 सिग्मा, यानी कि ये ऊपर वाला sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। तो बेंजीन वाला कौन सा कार्बन है sp2 है, और ऊपर वाला कौन सा है sp3 है, हमें पता है। अब दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव कैसे क्या करेंगे कंपेयर करेंगे, हमें पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर, जिसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर किस में ज़्यादा रहेगा, इसका परसेंटेज एस कैरेक्टर निकालते हैं, तो 1 टोटल कितने 3 p है और एक एस है, एक एस है अपॉन, ठीक है 3 p और एक एस है, तो 1/4 यानी कि 25% है। इसके अंदर एक एस है, ठीक है 1 और टोटल कितने 2 + 1, ठीक है, तो 3 टोटल 3 1/3 यानी कि
कितना 33%। तो ठीक है, तो इसका ना मेरे पास कितना, सॉरी ये मेरे पास क्या 1/4 है और ये 1/3 है, तो 1/3 यानी कि 33% है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव परसेंटेज करेक्ट है, और इसका 25% है। तो बड़ा कौन सा हो गया, 33% बड़ा है कि 25 बड़ा है, 33 बड़ा, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बेंजीन वाला, और ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव। हमें पता है कि डायरेक्शन क्या होता है, कम से ज़्यादा, तो यानी डायरेक्शन इसका नीचे आएगा, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, और इसका डायरेक्शन कैसा देखा था अपन, ऐसे ही देख लिया था। सब के अंदर क्या हो जाएगा, तो ये वाला जो बॉन्ड हो जाएगा उसका डायरेक्शन हमेशा नीचे आ जाएगा, और इसके अंदर भी इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, और इसका जो डायरेक्शन हमेशा ऐसे रहेगा, क्यों, क्योंकि कार्बन का 2.5 और नाइट्रोजन का 3, तो ऐसे रहेगा लो से हाई, तो लो से हाई वाला ही डायरेक्शन होगा। और इसके अंदर भी क्या होगा, कार्बन का 2.5 और नाइट्रोजन का 3, तो लो से हाई नीचे रहेगा, तो इसका भी नीचे, और ऊपर वाले का तो हमेशा सबका नीचे ही आएगा। क्यों, क्योंकि ऐसे, क्योंकि लो से क्या होता है, हाई की तरफ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो गेम बदल गया, देखो तो अगर मैं 120 डिग्री आ जाएगा इसके बीच में, क्यों, क्योंकि एक ऐसा है और एक मेरे पास ऐसा है, तो यहाँ पर गैप कितने के बीच में हो रहा है, ध्यान से देखना, एक ऐसा है और इसका मेरे पास नीचे आ रहा है, तो ध्यान से देखना गैप कितने के बीच में, ये एक गैप दिख रहा है, दो गैप, मुझे पता है एक गैप 60 डिग्री का होता है, तो दो गैप 120 डिग्री का हो जाएगा, इसलिए 120 डिग्री आ गया। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास ये भी नीचे जा रहा है और ये मेरे पास ऐसा है, तो यहाँ पर एक ही गैप बन रहा है यानी कि 60 डिग्री, ये मेरे पास नीचे आ रहा है और ये भी मेरे पास नीचे आ रहा है, कोई गैप नहीं है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री अपने को देखने को मिल जाएगा। और हमें क्या पता है कि डायपोल मोमेंट इस इनवर्स प्रोपोर्शनल टू थीटा, यानी कि जिसका थीटा कम उसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा। थीटा कम किसका है, सबसे ज़्यादा कम इसका थीटा है, तो थीटा सबसे ज़्यादा डायपोल मोमेंट इसका हो जाएगा, फिर इसका हो जाएगा, यानी कि इसका सबसे ज़्यादा डायपोल मोमेंट यहाँ पर किसका हो गया, यहाँ पर पैरा का सबसे ज़्यादा हो गया, फिर मेटा का हो गया, फिर ऑर्थो का आ गया। ओ भाई साहब, यानी कि हमेशा ऑर्थो मेटा पैरा ये फॉलो नहीं होगा। ठीक है, कब फॉलो होगा ऑर्थो मेटा पैरा, यानी कि जब सादा रहेगा। ठीक है, जब डायरेक्शन देखो यहाँ पर क्यों नहीं फैला होगा ऑर्थो मेटा पैरा, क्योंकि ये जो है ना हमेशा जो ऊपर वाला ग्रुप है ना उसका ऐसा बन जाता है, ऊपर जाता है ये हमेशा, कि इस वाले सवाल के ना जो ऊपर वाला ग्रुप का जो डायरेक्शन बन गया ना नीचे बन गया, जिसकी वजह से पूरा का पूरा खेला बदल गया। इसलिए हमेशा ये रट मत लेना कि हमेशा क्या होता है ऑर्थो का ज़्यादा फिर मेटा का फिर पैरा का, नहीं नको बिल्कुल नहीं, ये रटना नहीं है। ठीक है, इसलिए हमेशा क्या करोगे, कंसेप्ट से करोगे, यानी पहले डायरेक्शन देखोगे, डायरेक्शन बना के बाद में उनके बीच में क्या देखोगे, गैप देखो कितने गैप है, एक गैप का 60 डिग्री, दो गैप का 120 डिग्री, तीन गैप का कितना डिग्री 180 डिग्री हो जाएगा। फिर गैप देखने के बाद में अपने को चेक करने का किसका ज़्यादा किसका कम है। तो मैंने वो बोला था ना, मैं इसलिए तो मैं बोल रहा था कि हमेशा नहीं होता कि सबसे ज़्यादा ऑर्थो मेटा पैरा, डायरेक्शन भी देखना पड़ता है। इसका ना अपन ने डायरेक्शन देखा। ठीक है, तो डायरेक्शन कैसे देखा कि ये मेरे पास sp2 हाइब्रिडाइज है और ये मेरे पास sp3 हाइब्रिडाइज है, तो जिसका परसेंटेज करेक्ट है ज़्यादा वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, और हमें डायपोल में डायरेक्शन क्या था, लो से हाई। ठीक है, तो इसका परसेंटेज करेक्ट कम था और इसका परसेंटेज करेक्ट ज़्यादा था, तो लो से हाई, यानी कि ये ऊपर वाला लो था नीचे वाला हाई था, तो लो से हाई यानी कि इसलिए नीचे गया, तो इसका अंदर नीचे गया, और इसके अंदर ऐसे ही था, सबके अंदर इसका डायरेक्शन क्या था, नाइट्रोजन क्या था, ऐसे था। समझ गया ये वाला सवाल कैसे किया, मस्त था। इसलिए कभी भी रटने का नहीं, पहले पूरा डायरेक्शन बनाने का, और ऑर्थो मेरा पैरा हमेशा नहीं हो जाता है, डायरेक्शन बनाकर ही देखने का। ये मैंने इसके ऊपर इन्फिनिट स्टार लगा दिया, क्योंकि ये सवाल के अंदर वो लोग रट लेंगे भाई ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा घंटा ऑर्थो मेटा पड़ा, पहले डायरेक्शन दिखा लो फिर इसके बाद में करो। समझ गया ये वाला सवाल भी। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। ठीक है, अगला सवाल बहुत बढ़िया सवाल था। ठीक है, पहले उसका क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये वाला सवाल बोल जाएगा कि डायपोल मोमेंट ऑफ, ठीक है, इसका डायपोल मोमेंट मुझे कितना दिया, x/d दे दिया, कितना दिया x/d, तो बोल दिया इसका डायपोल मोमेंट निकाल लो। अरे हलवा सवाल है, इधर ही सॉल्व कर लेते हैं वाला। इसका डायपोल मोमेंट कितना दिया मुझे, x दिया है, तो इनका डायपोल मोमेंट अपने को निकालने का बोल दिया गया है। तो ध्यान से देखो, एक चीज़ ध्यान से देखना है। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है, इतने का डायपोल मोमेंट निकालना है। ठीक है, कितना का लगाना है, इतने का डायपोल मोमेंट अपने को दे दिया गया है। ठीक है, तो इतने को मैं रख लेता हूँ और बाकी सबको मैं देखता हूँ कि कट रहे कि नहीं। तो ये तीनों, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कट रहे कि नहीं, तो मुझे पता है यहाँ पर कितने गैप है, दो गैप है, एक गैप और दो गैप, यानी कि ये 120 डिग्री पे, और 120 डिग्री पे हमें पता है क्या होता है, जो मेरे ये ए होता है तो ये होता है, तो 120 डिग्री पे ए ही आता है, लेकिन इन दोनों के बीच में आएगा और कितना आएगा, CL ही आएगा, यानी कि ये CL है, ये CL है, ये भी CL ही आएगा, तो क्योंकि 120 डिग्री के बीच में कितना ए ही आता है, और ये मेरे पास ए है और ये ए, ये दोनों कितना 180 डिग्री पे हो जाएंगे। 180 डिग्री पे क्या होता है, कट जाता है, तो 180 डिग्री पे कट जाएगा, तो बचा क्या, यही, यानी कि इसका आंसर भी क्या होगा, इसके जितना ही आएगा, यानी कि x ही आएगा इसका आंसर, d/। समझ लिया कैसे किया, एक बार अच्छे से उधर भी बता देता हूँ, कुछ नहीं किया मैंने भाई साहब, हलवा सवाल था, देख लो। अपने को क्वेश्चन में क्या दिया, खाली इसका अपने को दिया गया कि x/d है, तो अपने सोचते हैं कि या ये खाली इसको बचा कर रख सकते हैं क्या, बाकी सबको काटा जा सकता है क्या। ठीक है, तो कुछ नहीं किया मैंने, मुझे पता है कि देख लो, कार्बन का कितना होता है मेरे पास, कार्बन का कितना होता है मेरे पास 2.5 जाता है, क्लोरीन का 3 हो जाता है, लो से हाई जाएगा, तो अपन क्या करेंगे, लो से हाई ऊपर, लो से हाई ऊपर, लो से हाई ऊपर, लो से हाई ऊपर, तो अपन क्या कर लेता हूँ, मैं क्या कर लेता हूँ, इन दोनों को देख लो काट दिया। ठीक है, ये दोनों कट गए, खत्म, क्योंकि 180 डिग्री पे अपोजिट है तो कट गए। अब ये दो बच गए, अब इन दोनों के बीच में कितना गैप है, दो का गैप है, दो का
गैप है तो क्या कर लिया, 2 का गैप होता है तो 120 डिग्री का होता था, वही आता है, सेम आता है ना। तो 120 डिग्री पर हमेशा रिजल्टेंट क्या आता है, ए ही आता है, यानी ये CL है तो ऊपर भी क्या आएगा, CL आएगा, यानी इसका आंसर क्या आएगा, CL आएगा। और इसी का तो अपने को डायपोल मोमेंट दिया कितना, x डी बाई, तो x डी बाई। तो दोनों तरीके से भी कर सकते हो कि ऐसा भी सोच सकते हो कि खाली मुझे इतना ही चाहिए तो मैं बाकी का क्या काट दूंगा, क्यों, क्योंकि 120 डिग्री पे 120 के इसका ऊपर हो जाएगा, फिर 180 डिग्री से कट जाएगा, या फिर पहले क्या कर लो, या फिर पहले काट लो, ठीक है, पहले 180 डिग्री का काट लो, फिर 120 डिग्री का कर लो दो। लेकिन मैंने उस वहाँ पर ऊपर क्या कर लिया था, पहले 120 डिग्री का निकाल लिया, फिर उसके बाद में मैंने काट लिया, ठीक है, 120 डिग्री का मैंने रिजल्टेंट निकाल लिया, फिर उसके बाद में उसके साथ में इधर आएगा उसका रिजल्टेंट, फिर मैंने एक को उससे काट लिया तो बचा मेरे पास पूरा ये। समझ गया कि नहीं। तो सवाल एकदम आसान था ये वाला भी, ठीक है। तो अगला सवाल अपन कर लेते हैं। यहाँ पर अपने को क्या बोल दिया गया कि ये सवाल है, इन दोनों के अंदर क्या करो, डायपोल मोमेंट क्या करो, कंपेयर करो कि किसका ज़्यादा है किसका कम है, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट देख लो, ये अपने को क्या दिख रहा है, ठीक है, ये अपने को क्या दिख रहा है, ठीक है, और ये भी अपने को ऐसा दिख रहा है। तो ये अपने को ट्रांस दिख रहा है ना, सेम ग्रुप अपोजिट साइड है, और ये अपने को सिस दिख रहा है कि सेम ग्रुप सेम साइड है, ये सिस है और ये हमारे पास ट्रांस है। तो हम क्या पढ़ के आए थे कि हमेशा क्या था, सिस का ज़्यादा होता है ट्रांस से, क्या सिस का ज़्यादा होता है ट्रांस से, कब, जब सेम ग्रुप लगे रहते हैं। तो यहाँ पर सेम ग्रुप लगे क्या, हाँ सेम ग्रुप ही है, ये सेम ग्रुप भी कट रहे हैं, यहाँ पर भी सेम ग्रुप ही मेरे पास कट रहे हैं। दोस्तों मेरे पास यहाँ पर तो कटेगा नहीं, यहाँ पर कट जाएगा, तो सिस का ज़्यादा होगा ट्रांस से। तो देख लेते हैं एक बार सवाल करने के बाद भी इसके सिस का कैसे हो जाएगा ट्रांस से ज़्यादा। तो हमें क्या पता है, ध्यान से देख लेते हैं। क्लोरीन का मेरे पास कितना हो जाता है, डायपोल मोमेंट कितना होता है मेरे पास 3 हो जाता है, और कार्बन का कितना होता है 2.5। और इलेक्ट्रोनेगेटिव बोल रहा है, क्लोरीन का 3 होता है, कार्बन का 2.5 होता है। तो लो से हाई यानी कि इसका डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा, ठीक है। फिर मेरे पास आ जाता है लो से हाई, ये देख लिया। फिर कार्बन का कितना होता है 2.5 हो जाता है मेरे पास, और हाइड्रोजन का 2.1, तो 2.1 कम है, तो लो से हाई इसका डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा। फिर वही लो से हाई इसका डायरेक्शन मेरे पास ऐसा हो जाएगा कि ये दोनों सेम ही है। फिर आता है मेरे पास CH3 और ये, अब ये दोनों देखो, यहाँ पर भी कार्बन है मेरे पास, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर कार्बन, लेकिन ये sp3 कार्बन है, ठीक है, क्योंकि ये 4 बॉन्ड बना रहा है ये वाला कार्बन, लेकिन ये वाला कार्बन 3 ही सिग्मा बना रहा है, ठीक है। ये वाला कार्बन कितना बना रहा है, 3 ही सिग्मा बना रहा है। कैसे पता चल रहा है कि ये 4 बना रहा है, ये 3, देख लो आंखों से नहीं देख रहा क्या, कि ये वाला कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ बना रहा है और एक इसके साथ, तो ये 4 बॉन्ड बना रहा है, इसलिए ये sp3 हो जाएगा, है ना। लेकिन ये वाला कार्बन अगर मैं देखो, ठीक है, बीच ये वाला कार्बन देख लो, तो ये क्या कर रहा है, एक बॉन्ड यहाँ पर, एक बॉन्ड यहाँ पर और एक सिग्मा यहाँ पर, क्योंकि ये तो पाई है, ये भी 3 बॉन्ड बना, ये 3 बॉन्ड बना रहा है, तो ये 3 बॉन्ड बना है, तो उसको क्या होता है sp2 हो जाता है। अब कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जिसका sp2 परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा, तो परसेंटेज एस करेक्टर किसका ज़्यादा है, sp3 का कि sp2 का। देख लेते हैं, इसका ना एक ऐसे और टोटल कितना 1/4, इसका ना एक ऐसा टोटल कितना 3, तो 1/3, तो 1/3 बड़ा कि 1/4, 1/3 बड़ा, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये वाला, और ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या था, लो से हाई, तो ये कम था, तो लो से हाई का डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर से नीचे जाएगा। यहाँ पर डायरेक्शन क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पर मेरे पास ऐसे हो जाएगा, ठीक है। फिर अपन अगर यहाँ पर देखा जाए तो देख लो, इसका ऐसे है और इसका ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन ये दोनों सेम ग्रुप नहीं है, दोनों की पावर अलग रहेगी, इसलिए एक दूसरे को पूरा का पूरा कैंसिल नहीं कर पाएगा। क्यों कैंसिल एक दूसरे को क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि दोनों सेम ग्रुप नहीं है। ये तो वही बात हो गई कि एक मैंने 10वीं वाले क्लास को 5वीं वाले क्लास से बढ़ा दिया, तो एक दूसरे को क्या कैंसिल कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा, है ना। एक जन जीत ही जाएगा, तो वो ये तो इन दोनों एक दोनों को काट नहीं पाएंगे। और वही सेम टू सेम 10वीं वाले क्लास को 5वीं वाले क्लास से बिगाड़ दिया, तो भाई नहीं जीत पाएगा वो, ठीक है। तो यार सॉरी, यहाँ पर तो भिड़ रहे नहीं है, यहाँ पर क्या सेम ही डायरेक्शन में, यहाँ पर तो ऐड हो रहा है उल्टा, तो डायपोल मोमेंट यहाँ पर कट रहा ही नहीं है, यानी कि इसका कुछ ना डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होगा, जीरो तो नहीं होगा सिस का, समझ गया। ट्रांस का अपन देख लेते हैं, ट्रांस का ना क्या होता है मेरे पास, ये तो काट ले रहे हैं, ठीक है, ये दोनों तो काट ले, क्योंकि सेम ग्रुप है तो पूरे के पूरे काट लेंगे। लेकिन ये दोनों जो है एक दूसरे में क्या कर रहे हैं, ऐड ही कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऐड ही कर रहे हैं। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर क्या हो रहा था, कुछ ऐड हो रहा था और पूरा के पूरा नहीं काट रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देख लेते हैं, एक तो पूरा का पूरा काट रहा है और कुछ ऐड हो रहा है, तो यहाँ पर एक में पूरा का पूरा काट रहा है, यहाँ पर ज़्यादा कम हो रहा है, यहाँ पर बहुत कम ही कम हो रहा है, तो ज़्यादा कम यहाँ पर हो रहा है और बहुत कम यहाँ पर हो रहा है। डायपोल मोमेंट किसका ज़्यादा हो जाएगा, इसका मेरा तो डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। देख ध्यान से देखते हैं, लेकिन ये लोग क्या बोल रहे हैं वो भी अपन देख लेते हैं कि डायपोल मोमेंट किसका ज़्यादा होगा। ये लोग क्या बोल रहे हैं देख लेते हैं कि डायपोल मोमेंट दोनों का जीरो नहीं रहेगा, ठीक है, दोनों का डायपोल मोमेंट यहाँ पर जीरो नहीं हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है मेरे पास एच कट जा रहा है, ठीक है, एच पूरे का पूरे एक दूसरे को काट ले रहे हैं। तो डायपोल मोमेंट यहाँ पर किसका ज़्यादा हो जाएगा, सिस का ज़्यादा हो जाएगा ट्रांस से। इसका ना कुछ तो कट रहा है, तो ये वाला आंसर नहीं होगा, सिस का ज़्यादा हो जाएगा डायपोल मोमेंट ट्रांस से, क्योंकि इसका ना एच तो कट जा रहा है, तो उसका तो कुछ डायपोल मिलेगा नहीं। लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं कट रहा है, लेकिन यहाँ पर एक तो कट रहा है, इसलिए डायपोल मोमेंट सिस का ज़्यादा होगा ट्रांस से। तो याद रखना, ट्रांस का नहीं सिस का ज़्यादा हो जाएगा ट्रांस से। तो एक ऐसा सवाल देख लिया जहाँ पर सिस का ज़्यादा होगा ट्रांस से, तो हमेशा मेरे पास ट्रांस का ज़्यादा नहीं होता, कभी कभी सिस का भी ज़्यादा हो जाता है। जैसे ये वाला सवाल
सवाल और ये वाला सवाल। तो समझ लिया कि इसका भी ज़्यादा अपने को देखने को मिल जाता है, ठीक है। फिर अगला सवाल क्या बोल रहा है अपने को, ये वाला अगला वाला सवाल है, ठीक है। तो इसके अंदर देख लेते हैं। हाँ, इनके अंदर अपने को क्या करने बोला है कि डायपोल मोमेंट क्या करो, सबका कंपेयर कर लो। सबका क्या बोला है, डायपोल मोमेंट कंपेयर कर लो, कुछ नहीं है, वही वेक्टर वाले कंसेप्ट लगेगा। ये ध्यान से अपन वेक्टर वाला कंसेप्ट कैसे भी अपन लगा सकते हैं कि मैंने ये ले लिया, ये ले लिया, पहले मैं ये ले लिया, ये ले लिया, अब इन दोनों के बीच में मैं खेलता हूँ। तो इनके दोनों के बीच में कितना गैप है, 2 गैप है। 2 गैप यानी 120 डिग्री, 120 डिग्री यानी कि उतना ही आ जाएगा मेरे पास। तो ये दोनों एफ है, यहाँ पर भी एक मेरे पास क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा, ठीक है। और ये दोनों मैं काट दूंगा, यहाँ पर भी एफ, ये एफ और ये एफ क्या हो जाएगा, 2F बन जाएगा, यानी कि 2A मिल जाएगा अपने को। तो इसका मेरे पास कितना बन जाएगा, 2A मिल जाएगा। समझ रहे हो कैसे किया। अब ये 180 डिग्री पे, तो ये दोनों कट जाएगा और यहाँ पर खाली एफ मिल रहा है, यानी कि खाली ए मिल रहा है यहाँ पर अपने को, ठीक है। यहाँ पर खाली मेरे को ए मिल रहा है। अभी यहाँ पर ध्यान से देख लेते हैं, इन दोनों के बीच में कितना है, 2 गैप है, ठीक है। 2 गैप यानी कि 120 डिग्री, 120 डिग्री पे कितना होता है, ए ही हो जाता है, यानी कि यहाँ पर मेरे को इन दोनों काट के एफ, ये दोनों एफ है तो यहाँ पर मुझे एफ ही मिल जाएगा। अब ये एफ और एफ 180 डिग्री पे एक दूसरे को काट लेगा तो 0 मिल जाएगा अपने को, खत्म। फिर ये भी एफ और एफ 180 डिग्री पे एक दूसरे को काट लेगा तो 0 मिल जाएगा। इसका सबसे ज़्यादा किसका ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा इसका है, तो इसका में इसका और इन दोनों का इक्वल है, तो इन दोनों का इक्वल है। तो अपन ने कैसे किया, कुछ नहीं किया, वेक्टर वाले से ही किया कि देख लिया मैंने क्या किया, ये एफ और ये एफ कितना, 2 गैप, 2 गैप यानी 120 डिग्री, 120 डिग्री पर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड उतना ही हो जाता है, यानी कि इन दोनों का एफ का क्या और बीच में हो जाता है, दोनों के बीच में, यानी इन दोनों का एफ का क्या आ जाएगा, यहाँ पर एफ आ जाएगा और एक एफ था ही और एक और एफ आ गया, यानी कि 2 एफ है, यानी कि मैं एफ को मैं एक्स से डिनोट कर रहा था, 2x हो जाएगा, ठीक है। फिर अगले सवाल में क्या बोलते हैं, 180 डिग्री 180 डिग्री पे कट जाएगा एक दूसरे को, ठीक है। खाली एफ बच रहा है तो एफ को मैं एक्स से डिनोट कर रहा था, तो एक एक्स मिल रहा है यहाँ पर। फिर अगले सवाल करना क्या हो रहा है मेरे पास, ठीक है। ये मेरे पास कितने डिग्री पे, एफ और एफ 2 गैप है, 2 गैप यानी कि 120 डिग्री, 120 डिग्री पे बीच में आ जाता है और उतना ही हो जाता है, तो इन दोनों के बीच में आ जाएगा, ये दोनों तो कट जाएंगे, ठीक है। इन दोनों को, ये दोनों तो कट जाएंगे और इनके बीच में आ जाएगा एक एफ आ जाएगा और उतना ही मैग्नीट्यूड का आ जाएगा। और 180 डिग्री में एक दूसरे को काट देता तो यहाँ पर मेरे पास 0 मिल जाएगा। अगले सवाल करना 180 डिग्री है तो ये एक दूसरे को काट ही देगा, तो यहाँ पर अपने को 0 मिल ही जाएगा, समझ गया। तो सबसे ज़्यादा किसका अपने को मिला, 2x, ठीक है। सबसे ज़्यादा किसका मिला अपने को, 2x, सबसे ज़्यादा इसका हो जाएगा। फिर इसका में इसका और इन दोनों का सेम है, तो इन दोनों का मैंने इक्वल कर दिया, समझ गया। ये वाला सवाल अपन ने कैसे किया, ठीक है। अगला सवाल का क्वेश्चन अपन पढ़ लेते हैं, ठीक है। अगला सवाल जो है उसका मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है, इसको देख लेना। कि पहले सवाल का ना अपने को दिया ये ऐसा कुछ दिया है और दूसरा सवाल का ना ऐसा कुछ अपने को दिया है, तो मैं यही सॉल्व करने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। इन दोनों सवाल को मैं यही सॉल्व करने का ट्राई करता हूँ। सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि ये मेरे पास कौन सा कार्बन है और ये मेरे पास कौन सा कार्बन है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो ये वाला कार्बन एक सिग्मा 2 सिग्मा यानी कि sp हाइब्रिडाइज है, ठीक है। और ये वाला कार्बन कितना हाइब्रिडाइजेशन है इसका, 3 सिग्मा 4 सिग्मा यानी 4 सिग्मा यानी कि sp3 हाइब्रिडाइज है। तो हमें पता है परसेंटेज करेक्ट है किसका, इसका ना एक ऐसे और टोटल 2 है, एक ऐसे और एक पे 1/2 यानी 50% है, यानी एक ऐसे और टोटल 4 25% है। इसका कम है, परसेंटेज करेक्ट है कम है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इसका कम है, तो लो से आ जाएगा, इसका ऐसे जाएगा और इसका भी सेम टू सेम लो से इसका ऐसे जाएगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो एक दूसरे को काट देगा और इसका डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा मेरे पास 0 अपने को देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये मेरे पास दोनों क्या है, दोनों sp है, तो sp है तो मेरे पास क्या कट जाएगा, क्योंकि प्लेनर है तो एक दूसरे को काट सकते हैं, ठीक है। प्लेनर है तो एक दूसरे को क्या कर लेंगे, काट लेंगे। लेकिन मैं अगला सवाल देख लेता हूँ। अगले सवाल करना क्या बोला अपने को, ठीक है। तो अगले सवाल में कहना कुछ नहीं है, देख लो। ये मेरे पास क्या है, कार्बन है, कार्बन कितना होता है मेरे पास 2.5 हो जाता है और क्लोरीन का कितना होता है 3 हो जाता है और हाइड्रोजन का 2.1 होता है। तो मुझे क्या पता है, लो से हाई जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो लो से हाई यानी कि ये कार्बन का 2.5 है, राइट। तो लो से हाई यानी कि हाइड्रोजन से कार्बन की तरफ जाएगा, हाइड्रोजन से कार्बन की तरफ जाएगा, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में, तो काट लेगा एक दूसरे को। फिर कार्बन से क्लोरीन की तरफ जाएगा, कार्बन से क्लोरीन में जाएगा, ये भी अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को काट लेगा, तो इसका डायपोल मोमेंट मेरे पास क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, समझ गया। ये भक भक भक, इतना सिखाया तेको सिखाया भाई, ये गलती करेगा, हाँ। ध्यान से देख, ध्यान से देख, ध्यान से देख। पहले इसका हाइब्रिडाइजेशन देख कितना बना रहा है, एक कार्बन कितना सिग्मा बना रहा है, 4 सिग्मा बना रहा है, 4 सिग्मा यानी कि sp3। और sp3 जब भी बनाता है, sp3 जब भी बनाता है तो प्लेनर होता है क्या, तो कटेगा कैसे भाई, तूने कैसे काट दिया, काट कैसे दिया, तू हाथ में हाथ क्यों मिला रहा है। तो ध्यान से देख, जब भी sp3 होता है, 4 सिग्मा बनाता है, sp3 होता है तो कटता नहीं है, क्योंकि टेट्राहेड्रल हो जाता है, टेट्राहेड्रल का शेप अपने को पता है, ट्राइपॉड जैसा हो जाता है, तो एक अबाउ द प्लेन हो जाता है, 3 सेम प्लेन में हो जाता है, तो कैसे काटेगा, तूने काटा क्यों। ये तो एग्जामिनर से दिमाग घुमाने के लिए ऐसा प्लेन स्ट्रक्चर बना कर दिखा दिया, लेकिन ये प्लेनर है नहीं, 4 सिग्मा यानी कि टेट्राहेड्रल, इसका स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा। ध्यान से देख लेना है, बीच में कार्बन और यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर क्लोरीन और ऊपर मेरे पास एक और क्लोरीन देखने को मिल जाएगा। तो एक दूसरे को काट नहीं पाएगा, क्योंकि ये sp3 है, sp3 एक प्लेन में है नहीं, तो एक दूसरे को काटेगा नहीं। मैंने बोल दिया था कि जब भी खाली sp और sp2 एक दूसरे को काटते और बाकी कोई भी एक दूसरे को नहीं काटेगा। तो sp3 जैसे ही देख लिया वैसे ही अपने को बोल देगा ये पोलर है ना कि नॉन पोलर, तो इसका डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होगा, ये पूरा का पूरा नहीं कटेगा, लेकिन ये sp था इसलिए ये पूरा का पूरा कट जाएगा। तो समझ गया, यह लेकर एग्जाम ने कैसे घुमा दिया, ऐसा सीधा देख के सेम टू सेम
वैसे वाले सवाल के अंदर भी घुमा दिया था, कैसे OH देकर कि भाई सीधा सीधा काट दो, नहीं देख लो ये मेरे पास sp3 हाइब्रिडेशन है, या sp3 हाइब्रिडेशन नहीं कटेगा तो इसका डबल में कुछ मिलेगा, सेम टू सेम OH की जगह SHSH। तो ये भी JEE एडवांस का सवाल है, कौन सा, ये भी एक JEE एडवांस का ही सवाल है, इसलिए मैं ये वाला लेकर आया। तो वही मैं आंसर, इसका आंसर से भी देख लेते हैं कि देख लो इसका ना क्या होता है, एक दूसरे को काट लेगा, ठीक है। इसका ना क्या होता है, एक दूसरे का ना काट लेगा तो इसका डबल मोमेंट जीरो हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन इसका ना नहीं काट पाएगा, क्यों, इसका नहीं काट पाएगा क्यों, क्योंकि इसका ना क्या होता है मेरे पास टेट्राहेड्रल जाता है, और टेट्राहेड्रल एक दूसरे को नहीं काट पाते हैं, ठीक है। टेट्राहेड्रल एक दूसरे को नहीं काट पाते हैं क्योंकि अबाउट द प्लेन, ठीक है, एक सारों के सारों एक प्लेन में नहीं हो पाते। फिर लास्ट अपन सवाल देख लेते हैं जो कैलकुलेटिव सवाल हो जाता है, ठीक है। लास्ट वाला सवाल अपन मैं बता देता हूँ। लास्ट वाला सवाल बोलता है कि डायपोल मोमेंट ऑफ, ठीक है, अपने को बोला डायपोल मोमेंट ऑफ HCl बॉन्ड, डायपोल मोमेंट अपने को दे दिया गया, ठीक है। म्यू गिवन अपने को दे दिया गया, ठीक है, यानी कि म्यू अपने को कुछ ना कुछ दे दिया गया है। फिर बॉन्ड लेंथ अपने को दे दिया कितना 1.27 एंगस्ट्रॉम। तो परसेंटेज करेक्ट, परसेंटेज करेक्ट, परसेंटेज एनी करेक्ट अपने को पता है क्या होता है, म्यू ऑब्जर्व अपॉन म्यू कैलकुलेटेड इनटू 100 हो जाता है, कितना, डायपोल मोमेंट ऑब्जर्व अपॉन डायपोल मोमेंट कैलकुलेटेड इनटू 100। तो डायपोल मोमेंट ऑब्जर्व वाला अपने को दे दिया है, अभी कैलकुलेटर अपने को खुद कैलकुलेट करना है, कैसे डायपोल मोमेंट कैसे कैलकुलेट करता है, क्यू इंटू डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस भी अपने को दे दिया 1.27 एंगस्ट्रॉम। खाली चार्ज अपने को देखना है, चार्ज भी अपने को HCl का निकाल ही लेंगे, है ना। कितना चार्ज होता है, हाइड्रोजन के ऊपर +1 हो जाता है, क्लोरीन के ऊपर -1, यानी कि दोनों के ऊपर एक एक यूनिट चार्ज है। चार्ज भी अपने को पता है कि 1 यूनिट चार्ज है इसके ऊपर, और डिस्टेंस भी एंगस्ट्रॉम में है। तो खाली अपने को बराबर यूनिट करना है, डालने के बाद में इसको डिवाइड में कन्वर्ट करना है, बाद में क्या करना है, दोनों को डिवाइड कर लेना है ना, परसेंटेज आने का रखने के लिए। कुछ नहीं कर लेता अपन, इसको सवाल कर लेते। ये सवाल है 10 बार रिपीट हो जाता है, इसका आंसर भी तुम लोग याद कर सकते हैं। तो देख लो हमें क्या कह दिया, म्यू एब्जॉर्ब अपने को दे दिया गया, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर दे दिया गया। कैलकुलेट अपने को करना है Q इंटू डी से, और डिस्टेंस अपने को किस में दिया, एंगस्ट्रॉम में दिया। तो डिस्टेंस एंगस्ट्रॉम को, एक एंगस्ट्रॉम कितना होता है मेरे पास, 10 की पावर -10 मीटर हो जाता है, -10 मीटर। तो मीटर को सेंटीमीटर में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, मीटर को सेंटीमीटर कैसे कन्वर्ट करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करके, यानी कि 10 के पावर 2 से मल्टीप्लाई करके, 10 के पावर -10 -10 के प्लस 10 के पावर 2 कितना, 10 के पावर -8 मिल जाएगा। फिर 10 के पावर -8 मैंने सेंटीमीटर लिख लिया। तो एक एंगस्ट्रॉम को मैंने क्या कर लिया, 1.27 एंगस्ट्रॉम को मैंने 1.2, ठीक है, तो मैंने उसको सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो डिस्टेंस को मैंने सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट मैंने कर लिया। और चार्ज कितना यूनिट है, तो H के प्लस ऊपर भी +1 है और Cl के ऊपर -1 है, तो कितना यूनिट चार्ज है, 1 यूनिट चार्ज है, ठीक है। और मुझे पता है कि 1 यूनिट चार्ज करना कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट हो जाता है, 4 पर। मैंने बोला था ना कि एनसीईआरटी में कुछ दिया है डेटा जो अपने को याद रखना है, याद रख लेना, यहाँ पर काम आता है ये सवाल के अंदर, ठीक है। ये एडवांस के सवाल है, तो देख लेना। 4.8 इंटू 10 की पावर -10 ESU हो जाता है। और एक डी बाई के अंदर कितना ESU सेंटीमीटर होता है, क्योंकि अपने को डी बाई करना है, ओवरऑल किस में कन्वर्ट करना है, डी बाई करना कन्वर्ट करना है। तो एक डी बाई करना इतना ESU सेंटीमीटर अपने को देखने को मिल जाता है। तो अपन इसको क्या कर लेते हैं, पूरा का पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं। मैंने चार्ज को मैंने डाल दिया किसके अंदर, 1.2 सेंटीमीटर के अंदर मैंने डाल दिया, चार्ज को मैंने किस में डाल दिया, सेंटीमीटर के अंदर डाल दिया मैंने, ठीक है। और मैंने जो ये है इसको मैंने ESU के अंदर डाल दिया, ठीक है। और जो डिस्टेंस जो है, ठीक है, सॉरी, मैंने जो डिस्टेंस जो है उसको सेंटीमीटर में डाल दिया, और चार्ज को मैंने ESU के अंदर डाल दिया। तो मुझे डायपोल मोमेंट किस में मिल गया, ESU सेंटीमीटर के अंदर मिल गया। और मुझे जब एक ESU, एक डिवाई कितना होता है, 10 की पावर -18 ESU सेंटीमीटर। तो ESU सेंटीमीटर को डिवाई में कन्वर्ट करना है, तो क्या कर दूंगा मैं, 10 ठीक है, तो उसको 10 की पावर -18 से डिवाइड कर लूँगा। 10 की पावर अगर मैं -18 से डिवाइड कर लूँगा तो मुझे ये 10 की पावर -18 कट जाएगा, और मुझे क्या मिल जाएगा, 6.1 डिवाई मिल जाएगा। तो ये भी डिवाई में, ये भी डिवाई में, तो एक दूसरे को डिवाई कट जाएगा। और क्या हो जाएगा मेरे पास, हमें क्या मिल जाएगा अपने को, म्यू ऑब्जर्व अपॉन म्यू कैलकुलेटेड इनटू 100, ठीक है। म्यू ऑब्जर्व अपॉन म्यू कैलकुलेटेड इनटू 100, ठीक है। तो निकाल दोगे तो 16.89% मिल जाएगा। और अगर कुछ भी समझ नहीं आया ना कि म्यू ऑब्जर्व अपॉन म्यू कैलकुलेटेड ये फॉर्मूला याद ना हो, तो याद रख लेना कि छोटा अपॉन बड़ा इनटू 100, क्योंकि ऊपर का भी परसेंटेज का छोटा लिख देते हैं और नीचे का भी बड़ा लिख देते हैं इनटू 100। और हमेशा याद रखना कि जब भी ऐसा सवाल आता है ना, उसका आंसर 6.89 ही होता है, क्योंकि यही सवाल सालों सालों तक रिपीट हो रहा है JEE एडवांस के अंदर, JEE मेन के अंदर। इसके अलावा कोई सवाल वो लोग बनाते ही नहीं है, याद रख लेना। जब भी दिमाग काम ना करे ना, कोई ऑप्शन में रहेगा 16.89%, वही मार देना और यही आंसर हो जाता है, ठीक है। जब भी कैलकुलेशन वाला ये वाला सवाल देगा ना डायपोल मोमेंट का, तो आंसर हमेशा क्या होगा, 16.89। मैं लिख के देता हूँ, ठोक के देता हूँ, वही आंसर होगा। कोई भी सवाल देख लेना, कोई भी पेपर उठा लेना, उसका आंसर क्या होगा, 16.89% ही रहेगा। तो समझ गया मैंने क्या किया। तो मुझे पता है कि परसेंटेज आने करेक्टर क्या होता है मेरे पास, म्यू ऑब्जर्व अपॉन म्यू कैलकुलेटेड, ठीक है, इनटू 100, म्यू ऑब्जर्व इंटू म्यू कैलकुलेटेड अपॉन 100। तो म्यू ऑब्जर्व अपने को डिवाइड करना दिया है, ठीक, किसका ना डिवाइड करना दिया। तो म्यू कैलकुलेटेड भी अपने को डिवाइड करना कन्वर्ट करना है, किसका ना डिवाइड करना कन्वर्ट करना है। तो म्यू कैलकुलेटेड कैसे निकाल लेंगे अपन, Q इंटू डिस्टेंस हो जाता है डायपोल मोमेंट। तो डिस्टेंस अपने को किस में दिया, एंगस्ट्रॉम में, तो एंगस्ट्रॉम को अपन किस में कन्वर्ट कर लेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। और जो चार्ज जो है अपने को पता है चार्ज 1 यूनिट हो जाता है, तो 1 यूनिट चार्ज को अपन किस में कन्वर्ट कर लेंगे, ESU के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। और ESU सेंटीमीटर को बाद में अपन किस में कन्वर्ट कर लेंगे, डिवाई के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे, किसके अंदर, डिवाई के अंदर अपन
कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो चार्ज का 1 यूनिट हो जाएगा, और 1 यूनिट कितना ESU होता है वो याद रख लेना, और 1 USU सेंटीमीटर को कितने डिवाइड करना कन्वर्ट कर सकता है वो याद रख लेना। तो 2 चीज़ याद रखना कि 1 यूनिट करना कितना चार्ज होता है 4.8 × 10⁻⁻10, और 1 डिवाइड करना कितना होता है 10⁻18। तो बस याद रख लेना, ऐसा याद रखना 4 8 10, ठीक है। 4 8 10, फिर बीच के 2 उठा लो 18, ठीक है। ऐसे याद रख लो 4 8, देख लो 4 2 जा 8, ठीक है। 4 2 जा 8, ठीक है। फिर 10 और बीच के 2 उठा लो 18, देख लो 4 8 10, बीच के 2 उठा लो 18, तो क्या हो जाएगा मेरे पास 4.8, ठीक है। 4.8 × 10⁻−10 और 10⁻−18, तो 4.8 10⁻−10 और 10⁻−18, तो देख लो 4 2 जा 8, ठीक है। 4 2 जा 8, ठीक है। और 4 2 जा किया तो 4 2 जा अपन ने 8 किया, तो 2 को क्या कर दो इसका ना ऐड कर दो, तो +2 कर दिया तो मेरे पास कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 4 8 10, और ठीक है 4 क्या हो जाएगा 4 8 10, और 1 8 को उठाकर क्या कर दो 18 लिख दो, तो वही 4.8 × 10⁻−10 और 10⁻−18। तो ये अपन को याद हो गया है, ठीक है। तो ये वाला याद करने का भी अपने को तरीका समझ गया है। अपन देखते हैं यहाँ तक अपन ने जो भी पढ़ा उसका अपन NCERT देख लेते कि NCERT में क्या क्या उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट दे दिए गए, ठीक है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने को दिया गया है, ठीक है, कि बॉन्डेड सिचुएशन के हमारे पास क्या क्या देखा जाता है, और नॉन बॉन्डेड सिचुएशन के ना हमारे पास क्या क्या देखा जाता है। बॉन्डेड सिचुएशन यानी कि जब 2 एटम बॉन्ड यानी कि एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे, ठीक है, तब मेरे पास क्या देखा जाता है, तो बॉन्ड लेंथ देखा जाता है, यानी कि इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द 2 न्यूक्लियर इन ए बॉन्डेड सिचुएशन, यानी कि बॉन्ड लेंथ जो होता है हमेशा बॉन्डेड सिचुएशन में ही देखा जाता है। यानी कि जब भी 2 एटम हमेशा जब एक बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे, तब भी क्या लिखा देगा जाए इन दोनों के जो न्यूक्लियर रहेंगे उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा उनको अपन बोल देंगे बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ किसको बोलते हैं, जब बॉन्ड बनाएंगे यानी कि 2 एटम जो रहेंगे वो बॉन्डेड सिचुएशन में आएंगे, और क्या करेंगे उनके बीच के न्यूक्लियर का डिस्टेंस हो जाता है, ठीक है। उनके बीच के न्यूक्लियर के डिस्टेंस को अपन बोल देते हैं बॉन्ड लेंथ। तो समझ गया बॉन्डेड सिचुएशन में क्या देखा जाता है, एक तो देखा जाता है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ किस में देखा जाता है, बॉन्डेड सिचुएशन में देखा जाता है। तो बॉन्ड लेंथ हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी इन दोनों के डिस्टेंस के बीच क्या हो जाएगा। तो अपन नहीं कह सकते ये आधा क्या है, पहले वाले का रेडियस है यानी कि ये रेडियस ऑफ A है, और ये वाला आधा क्या है दूसरे वाले का रेडियस यानी कि रेडियस ऑफ B है। तो यही तो था, दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस का बॉन्ड लेंथ बोल रहे थे। तो बॉन्ड लेंथ को अपन ऐसा नहीं कह सकते कि रेडियस ऑफ A प्लस रेडियस ऑफ B कह सकते, क्योंकि बॉन्ड लेंथ क्या होता है डिस्टेंस बिटवीन द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं बॉन्ड लेंथ बोल देते हैं। तो रेडियस ऑफ A प्लस रेडियस ऑफ B, तो मेरे पास वो भी बॉन्ड लेंथ हो जाएगा। तो बॉन्ड लेंथ कभी भी क्या होता है बॉन्डेड सिचुएशन के अंदर लिखा जाता है, तभी तो नाम के अंदर ये बॉन्ड लेंथ, यानी कि बॉन्डेड सिचुएशन के अंदर जब भी 2 एटम जुड़े रहेंगे तो उनके इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को अपन क्या बोल देते हैं बॉन्ड लेंथ बोल देते हैं। फिर आता है कोवेलेंट रेडियस। जो कोवेलेंट रेडियस होता है वो भी मेरे पास बॉन्डेड सिचुएशन में ही निकाला जाता है, यानी कि जब भी जो 2 एटम हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे तो उनका रेडियस, ये रेडियस क्या होता है मेरे पास इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2 हो जाता है, उसका अपन रेडियस बोल जाते हैं। जो अपन निकाल रहे थे ना R क्या है इसका रेडियस है, R भी क्या है मेरे पास कोवेलेंट रेडियस है। तो कोवेलेंट रेडियस क्या मेरे पास जो बॉन्ड लेंथ है ना इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस उसका अगर आधा कर देगा तो उसको क्या बोल देता है अपन कोवेलेंट रेडियस बोल देते हैं। तो कोवेलेंट रेडियस भी जो है हमारे पास जो है बॉन्डेड सिचुएशन के अंदर ही लिखा जाता है। तो बॉन्डेड सिचुएशन के अंदर क्या क्या लिखा जाता है, एक तो बॉन्ड लेंथ यानी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस के बीच का डिस्टेंस, और उसका आधा यानी कि कोवेलेंट रेडियस। तो दोनों के दोनों अपने को बॉन्डेड सिचुएशन के अंदर निकाला जाता है, ये अपने को NCERT कहती है। तो NCERT को हम क्या कर रहे हैं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो NCERT ये 2 चीज़ कह सकती है ना, क्योंकि NCERT के डेप पॉइंट्स अपन डिस्कस कर रहे हैं कि बॉन्डेड सिचुएशन के अंदर क्या लिखा जाएगा बॉन्ड लेंथ, तो इसके नाम में बॉन्ड आ रहा है, और कोवेलेंट रेडियस क्योंकि वो क्या था बॉन्ड लेंथ का आधा हो जाता है, इसलिए वो भी बॉन्डेड सिचुएशन के अंदर भी लिखा जाएगा। नॉन बॉन्डेड सिचुएशन का अपन क्या निकालते हैं, नॉन बॉन्डेड सिचुएशन का नाम निकाला जाता है वंडर वॉल रेडियस। क्या लिखा जाता है वंडर वॉल रेडियस। तो वंडर वॉल रेडियस अपन देखे थे पीरियोडिक टेबल के अंदर। वंडर वॉल रेडियस क्या होता है कि 2 मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल के सेम एटम के बीच का जो डिस्टेंस हो जाता है उसके डिस्टेंस का आधा, ठीक है। मैंने बोल दिया कि 2 मॉलिक्यूल, ठीक है, एक मॉलिक्यूल ये है और दूसरा मॉलिक्यूल ये है, इन दोनों मॉलिक्यूल के सेम एटम, तो ये भी सेम एटम है और ये भी मेरे पास सेम एटम है, ठीक है, इन दोनों सेम ही एटम है। 2 मॉलिक्यूल के सेम एटम के बीच का डिस्टेंस जो है उसका आधा कर दो तो उसको अपन बोल देते हैं वंडर वॉल रेडियस। तो वंडर वॉल रेडियस क्या मेरे पास डिस्टेंस बिटवीन द नॉन बॉन्डेड, ठीक है। ये दोनों बॉन्ड थोड़े ना बना रहे, ये दोनों मॉलिक्यूल बॉन्ड बना रहे क्या नहीं, बॉन्ड किसको बोलते हैं इसको, यानी चिपके होता है तो उसको बॉन्ड बोलते हैं। ये दोनों चिपके क्या नहीं है, ये दोनों चिपके नहीं है मॉलिक्यूल, इसलिए बॉन्डेड नहीं है, इसलिए बोल देता है अपन नॉन बॉन्डेड। तो जो नॉन बॉन्डेड कंडीशन के अंदर जो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको अपन क्या बोल देते हैं
डिस्टेंस को अपन उसका डिस्टेंस को उसके आधा डिस्टेंस को आधे को क्या बोल देता है अपन वन डबल रेडियस। यहाँ पर अपन ने डिस्टेंस को बॉन्ड लेंथ क्यों नहीं बोला, देख लो यहाँ पर जो अपन इनके बीच का जो डिस्टेंस था उसको अपन क्या बोल रहे थे बॉन्ड लेंथ, और इसके आधा को अपन क्या बोल रहे थे रेडियस बोल रहे थे, कोवेलेंट रेडियस। लेकिन यहाँ पर जो डिस्टेंस जो था उसको अपन बॉन्ड लेंथ क्यों नहीं कह रहे, क्योंकि बॉन्ड लेंथ जो होता है हमेशा बॉन्डेड कंडीशन के अंदर ही निकाला जाता है, तभी तो उसके नाम में आ रहा है बॉन्ड लेंथ। क्या बॉन्ड लेंथ क्यों आ रहा है नाम के अंदर, बॉन्ड लेंथ को बॉन्ड लेंथ क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो बॉन्डेड कंडीशन के अंदर ही निकाला जा सकता है। लेकिन यहाँ पर बॉन्डेड कंडीशन दिख रहे हैं क्या, नहीं, क्योंकि ये दोनों बहुत दूर दूर है, बॉन्ड बना रहे नहीं है। जब बॉन्ड बना रहे नहीं है तो इसको बॉन्ड लेंथ नहीं बोलेंगे बल्कि क्या बोल देंगे डिस्टेंस बोल देंगे। इसलिए अपन क्या बोल देंगे डिस्टेंस ऑफ द नॉन बॉन्डेड अपॉन टू। लेकिन यहाँ पर अपन ने क्या लिखा बॉन्ड लेंथ बिटवीन द बॉन्डेड अपॉन टू। तो समझ गया कि बॉन्ड लेंथ कब लिखा जाता है, खाली बॉन्डेड सिचुएशन के अंदर, ठीक है। और बॉन्डेड अगर नॉन बॉन्डेड सिचुएशन हुआ तो उसके लिए अपन डिस्टेंस बोलते हैं। तो एनसीईआरटी का ओपी पॉइंट क्या बोलता है कि बॉन्डेड सिचुएशन क्या होता है, मेरे पास टू एटम्स ऑफ सेम मॉलिक्यूल क्या करते हैं, वाइल इन नॉन बॉन्डेड एटम टू एटम्स ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल यूज हो जाता है। तो क्या बोलते हैं बॉन्डेड सिचुएशन के दोनों के दोनों एक ही एटम के मॉलिक्यूल बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन नॉन बॉन्डेड सिचुएशन का ना दो मॉलिक्यूल के सेम एटम क्या करते हैं बॉन्ड बनाते हैं। तो वही मैंने भी समझा दिया था। फिर अगला पॉइंट क्या बोलते हैं एनसीईआरटी कि बॉन्ड लेंथ इज डिफाइंड ओनली फॉर द बॉन्डेड सिचुएशन, यानी जो बॉन्डेड सिचुएशन होता है जब भी दोनों जुड़े रहेंगे तभी अपन बॉन्ड लेंथ बोलेंगे, वरना उसको क्या बोल देंगे डिस्टेंस बोल देंगे। तो एनसीईआरटी ये भी बोल देता है। तो एनसीईआरटी इतनी डीप है ना, वो मैंने समझे कितनी डीप है। एनसीईआरटी को 10 बार पढ़ोगे उतना डीप समझेगा, लेकिन मैंने एनसीईआरटी को 15 बार पढ़ लिया तो मुझे बहुत डीप समझ गई है एनसीईआरटी। इसलिए मैं जो बता रहा हूँ समझते जाओ, बहुत काम की चीज़ बता रहा हूँ, ये चीज़ यही एडवांस लेवल का कंटेंट है, ठीक है। तो एनसीईआरटी में आपने क्या देखा ये बॉन्डेड सिचुएशन में क्या निकाला जाता है और नॉन बॉन्डेड में क्या निकाला जाता है। देख लो बॉन्डेड सिचुएशन नाम में यार बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ हमेशा बॉन्डेड सिचुएशन के अंदर निकाली जाएगी, यानी कि इनके जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को अपन क्या बोल देंगे बॉन्ड लेंथ बोल देंगे। क्यों, क्योंकि ये बॉन्डेड सिचुएशन है, ठीक है। क्योंकि जब भी दो लोग बॉन्ड बनाते हैं तो इनके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को बॉन्ड लेंथ बोल देंगे और उसको आधे को अपन क्या बोल देंगे कोवेलेंट रेडियस बोल देंगे। लेकिन यहाँ पर दोनों के दोनों बॉन्ड नहीं बना रहे, दूर दूर है, तो एक मॉलिक्यूल और दूसरा मॉलिक्यूल का सेम एटम क्या कर रहे हैं थोड़े से पास आ गए, तो उसको अपन बॉन्ड बना रहे नहीं है, बॉन्ड जुड़े हुए नहीं है, इसलिए उसको खाली बॉन्ड डिस्टेंस बोल देंगे ना कि बॉन्ड लेंथ बोल देंगे। तो बॉन्ड लेंथ नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पर बॉन्डेड कंडीशन में नहीं, नॉन बॉन्डेड कंडीशन में। और उसके आधे को अपन बोल देंगे वन डबल रेडियस, तो इसके आधे को कोवेलेंट रेडियस बोल देंगे, इसके आधे को वन डबल रेडियस अपन बोल देंगे। तो इसलिए बॉन्ड लेंथ हमेशा किसके लिए डिफाइन हो जाता है बॉन्डेड सिचुएशन के लिए, और नॉन बॉन्डेड सिचुएशन के लिए बॉन्ड लेंथ नहीं बल्कि डिस्टेंस अपन बोल देता है। तो ये अपने को समझ गया। फिर एनसीईआरटी क्या बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी के ऊपर डेफिनेशन दे देती है। फिर एनसीईआरटी बताती है कि बॉन्ड एनर्जी और लैटिस एनर्जी के बीच में क्या डिफरेंस हो जाता है। कि बॉन्ड एनर्जी क्या होता है मेरे पास, वो एनर्जी कि एक मोल बॉन्ड को तोड़ कर गैसेस एटम में कन्वर्ट कर दो, जो एनर्जी लगती है उसको अपन बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। क्या एक मोल बॉन्ड को तोड़ने के बाद में अगर उसको गैसेस एटम के अंदर में कन्वर्ट कर दूँ तो उसको मैं बोल देता हूँ बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल एक मोल में CH बॉन्ड है, इसको मैं तोड़ने के बाद में कार्बन गैसेस में कन्वर्ट कर दूँ और हाइड्रोजन गैसेस के अंदर कन्वर्ट कर दूँ, तो मेरे पास क्या बन जाएगा जो एनर्जी लगेगी उसको मैं क्या बोल दूँगा बॉन्ड एनर्जी बोल दूँगा। लेकिन लैटिस एनर्जी क्या होता है, एक मोल बॉन्ड नहीं बल्कि एक मोल कंपाउंड को एक मोल आयन के अंदर और एक मोल और एक और कैटायन के अंदर, एक मोल कैटायन और एक मोल एनायन में तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी लगती है, यानी कि मैं एक मोल NaCl लूँ, ठीक है। तो एक मोल NaCl को मुझे अगर एक मोल Na+ और एक मोल Cl- के अंदर तोड़ने में जितनी मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी उसको मैं बोल दूंगा लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी बॉन्ड एनर्जी का डिफरेंस समझ गया। ये दोनों एंडोथर्मिक है, दोनों में एनर्जी लगेगी, लेकिन बॉन्ड एनर्जी क्या होता है मेरे पास कि एक मोल बॉन्ड को तोड़ना है गैसियस एटम्स के अंदर, ठीक है, गैसियस एटम्स के अंदर, ठीक है। और लेकिन लैटिस एनर्जी के ना एक मोल आयन लैटिस को तोड़ना है मेरे पास किसके अंदर गैसियस आयन्स के अंदर, तो इसका ना गैसियस आयन के अंदर तोड़ना है, लेकिन यहाँ पर अपने को गैसेस एटम के अंदर तोड़ना है। समझ गया ये वाला डिफरेंस, यहाँ पर बॉन्ड को तोड़ना है लेकिन यहाँ पर कंपाउंड को यानी कि लैटिस को तोड़ना है। समझ गया ये वाली चीज़, ये बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ के बीच में क्या डिफरेंस हो जाता है, ये एनसीईआरटी कहती है। फिर एनसीईआरटी एक और चीज़ हमने सिखाती है, क्या सिखाती है कि वाई एवरेज या फिर मीन बॉन्ड एनर्जी इज यूज्ड इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। यानी एनसीईआरटी कहते हैं कि जो पॉलीएटॉमिक जो मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं उसका नाम अपन एवरेज बॉन्ड एनर्जी क्यों लेते हैं, ठीक है। खाली बॉन्ड एनर्जी क्यों नहीं निकालते, एवरेज बॉन्ड एनर्जी क्यों निकालते हैं, जिसका ना बहुत सारे आइटम्स होता है उसका अपन एवरेज बॉन्ड एनर्जी क्यों निकाला जाता है। तो एनसीईआरटी एक मस्त एग्जाम्पल के थ्रू भी सिखाती है, ठीक है। तो मैं उस एग्जाम्पल भी बताऊंगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी क्या कहती है, इन पॉलीएटॉमिक आयन ब्रेकिंग ऑफ वन बॉन्ड द केमिकल एनवायरनमेंट चेंजेस एंड डिफरेंट बॉन्ड एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द अदर बॉन्ड बिटवीन द सेम एटम्स, ठीक है। इसलिए अपन क्या लेते हैं बॉन्ड एनर्जी का एवरेज ले लेते हैं। इसका एग्जाम्पल के थ्रू अपन समझ लेते हैं, क्या समझते हैं इसको, एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं।
यानी कि मेरे पास क्या है, पानी है। क्या मेरे पास पानी है। पानी का स्ट्रक्चर अपने को पता ही होता है, पानी क्या होता है, बैंड स्ट्रक्चर हो जाता है। पानी का कितना होता है, बैंड स्ट्रक्चर हो जाता है, वी शेप का हो जाता है, क्योंकि उसका ना कितना है, 2 बॉन्ड पर और 2 लोन पर है। लाल लीनियर, एंगुलर एंगुलर लीनियर, तो ये एंगुलर यानी बैंड शेप हो जाता है पानी। तो पानी का क्या देखा जाता है कि एक बॉन्ड, ठीक है, तो पानी का इस बॉन्ड को मैंने तोड़ना, इसके ना मेरे पास समझ लो एक्स बॉन्ड एनर्जी लग रही है, ठीक है। लेकिन जब एक इसी वाला बॉन्ड मैं तोड़ दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, खाली ऑक्सीजन बचेगा, और मेरे पास क्या बचेगा, हाइड्रोजन बचेगा, और उसके ऊपर लोन पर अपने को मिल जाएगा। तो जब मैं इसको तोड़ दूंगा तो ये बचेगा, और इस पहले इसके पास क्या था, कोई और इसके आजू बाजू में केमिकल एनवायरनमेंट अलग था, लेकिन मैं तोड़ दूंगा तो खाली ये बच रहा है। इसके पास में केमिकल एनवायरनमेंट बदल गया, क्यों, कि पहले इसके पास में हाइड्रोजन था, लेकिन अब इसके पास में हाइड्रोजन बचा नहीं है, यानी कि इसके आसपास ऑक्सीजन के आसपास केमिकल एनवायरनमेंट बदल गया। तो जैसे केमिकल एनवायरनमेंट बदल जाता है तो वो क्या हो जाता है, अच्छा नाजुक हो जाता है, ठीक है। क्या होता है, नाजुक हो जाता है, और नाजुक हो जाएगा उसको थोड़ा सा और कम बॉन्ड एनर्जी में ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, तो इसलिए अलग अलग लगेगी यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी, और एक्स से कम ही लगेगी। तो ये वैसे ही खेल है। कैसा खेल है बताओ क्या, ये समझ लो, ये कैसा खेल है बोलो क्या, समझ लो, एक मेरे पास, ठीक है, लड़की है, ठीक है, समझ ले एक मेरे पास लड़की है, ठीक है, और उसने उसके घर पे उसका ठीक है, उसके घर पे उसका बच्चा है, ठीक है, एक बच्चा है उसका, और एक उसका पति है, ठीक है। समझ लो पति उसका मर जाए, ठीक है, पति किसी कारणवश मर जाए, तो उसका केमिकल एनवायरनमेंट बदल जाएगा, यानी कि आसपास की दुनिया पूरी बदल जाएगी भाई, पूरा प्रेशर उसके ऊपर आ जाएगा, घर को चलाना पड़ेगा, खुद कमाना पड़ेगा, बच्चे को भी पालना पड़ेगा, तो केमिकल एनवायरनमेंट बदल जाएगा उसका, ठीक है। लेकिन अगर समझ लो बच्चा मर जाए, तो बच्चा भी, पहले तो पति मर गया, फिर बच्चा मर गया, तो बच्चे मरने में अलग उसको दर्द होगा, और ज़्यादा दर्द होगा, या फिर कम भी दर्द हो सकता है। तो पहले पति का मरने का दर्द अलग होगा, लेकिन उसके जाने के बाद बच्चा भी अगर मर जाए तो अलग ही दर्द हो जाएगा। तो वही पति के मरने के बाद उसका केमिकल एनवायरनमेंट बदल गया, क्योंकि वो अकेला रह रही थी। अब अकेले रहने के बाद जब बच्चा भी जाएगा तो उसको तोड़ने के लिए अलग एनर्जी लगेगी, यानी कि जो बच्चे को भुलाने के जो लगेगी एनर्जी, वो अलग लगेगी। वही कंडीशन है कि एक बॉन्ड तोड़ने के बाद में उसका जो सेंट्रल एटम होता है उसके आसपास का केमिकल एनवायरनमेंट बदल जाता है। केमिकल एनवायरनमेंट बदलने के बाद वजह से क्या हो जाता है, थोड़ी सी अलग बॉन्ड एनर्जी लगती है दूसरे बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो हर बार हर बॉन्ड को तोड़ने के लिए बॉन्ड एनर्जी अलग लग रही है। पहले बॉन्ड को बॉन्ड एनर्जी 1 लग रही है, दूसरे बॉन्ड को बॉन्ड एनर्जी 2। तो बहुत सारी बॉन्ड एनर्जी जब लग जाती है तो अपन क्या लेते हैं, सबका एवरेज ले लेते हैं। इसलिए अपन क्या करते हैं, अपन एवरेज बॉन्ड एनर्जी निकाला जाता है। समझ गया एवरेज बॉन्ड एनर्जी क्यों निकाला जाता है पॉली एटॉमिक का ना, वापस बताता हूँ कि जो पॉली एटॉमिक जो एलिमेंट हो जाते हैं, तो जैसे ही अपन पहला बॉन्ड तोड़ देते हैं तो उसके बाद जो में क्या इसका केमिकल एनवायरनमेंट बदल जाएगा। केमिकल एनवायरनमेंट बदल जाएगा तो दूसरे बॉन्ड तोड़ने के लिए कोई और बॉन्ड एनर्जी लगेगी। तो पहले कहने कोई और लगेगी, दूसरे कहने कोई और लगेगी, तीसरे कहने कोई और लग जाएगी। तो ऐसे सबकी अलग अलग लग जाएगी, सबकी अलग अलग लग जाएगी अपन, इसलिए अपन क्या ले, सबका एवरेज ले लेते हैं। तो समझ गया क्यों हो जाता है पॉली एटॉमिक का ना, मेन क्यों एवरेज वाला क्यों लेते हैं, क्योंकि केमिकल एनवायरनमेंट बदल जाएगा। केमिकल एनवायरनमेंट बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा, एवरेज अलग सबकी अलग अलग लगेगी, इसलिए अपन क्या कर लेते हैं, एवरेज ले। और एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल बॉन्ड एनर्जी, यानी कि जितनी भी बॉन्ड एनर्जी लग रही थी हर बॉन्ड को तोड़ने के लिए अपन कितने बॉन्ड तोड़े जा रहे हैं, ठीक है। 3 बॉन्ड तोड़े तो 3 लिख दो नीचे, और जितनी भी लग रही थी तीनों की जो बॉन्ड एनर्जी सम कर लिख दो। तो एवरेज बॉन्ड एनर्जी ऐसे लिखा जाता है। तो उसी पर बेस्ड एक मस्त सवाल है आता है मेरे पास, ठीक है। ये एनसीईआरटी का थियरी बता रहा हूँ, ठीक है, और ये कोई भी नहीं बताएगा, मैं बता दे रहा हूँ। और ये एग्जाम्पलर के अंदर इस पर सवाल भी भर के दिए गए, ठीक है, इस टॉपिक के ऊपर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अंदर, इसलिए मैं समझा रहा हूँ क्योंकि जय मेन के अंदर भी एक बार आ चुका है ये अलग कंसेप्ट। तो ये वाला सवाल अपने को क्या बोल रहा है कि फाइंड द बॉन्ड एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द, ठीक है, वाटर, ठीक है, वाटर अपने को तोड़ा। तो वही बोल रहा है कि पानी का एक बॉन्ड मैंने तोड़ दिया, यानी कि पानी का जो, ठीक है, पानी का मेरे पास स्ट्रक्चर कैसा होता है, HOH, है ना, बेंड शेप हो जाता है। एक बॉन्ड इसने तोड़ दिया, हाइड्रोजन इसने तोड़ दिया, और बचा क्या, ऑक्सीजन OH। तो उसका वो एनर्जी कितना लगा, 502 कैलोरी जूल लगा, कितना, 502 जूल लग गया एनर्जी तोड़ने में। तो इसका क्या होगा, इसके आसपास तो ऑक्सीजन जो सेंट्रल एटम था उसके आसपास केमिकल एनवायरनमेंट बदल गया। तो फिर केमिकल एनवायरनमेंट बदल गया तो उसका जब बेटा छीना जाएगा, तो पहले पति तो छीन लिया, अब जो उसका बेटा जब छीना जाएगा तो अलग बॉन्ड एनर्जी लगेगी, ठीक है। तो अलग एनर्जी लगी, तो एनर्जी कितनी लगी, इतनी लग गई। तो दोनों के अंदर अलग एनर्जी लग गई, है ना, दोनों के अलग एनर्जी लग गई। इसलिए अपने को क्या हो जाता है, बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगा मेरे पास, इसका एवरेज लेना पड़ेगा। इसलिए अपन क्या करेंगे, दोनों के बॉन्ड एनर्जी का एवरेज ले लेंगे। तो बॉन्ड एनर्जी का एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, ध्यान से देख लो। तो वही यहाँ पर समझाया गया कि पहले उसका पति गया, पति यानी कि एक हाइड्रोजन गया, ठीक है। तो इसका क्या, एक हाइड्रोजन गया, तो इसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बदल गया, क्योंकि पहले ऑक्सीजन के पास 2 हाइड्रोजन थे, लेकिन बाद में ऑक्सीजन के पास कितने, एक ही हाइड्रोजन है, यानी उसका खाली बेटा ही बचा। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इसका बदल गया, एक्सटर्नल केमिकल एनवायरनमेंट चेंज हो गया उसका। तो इसको तो अब जब बेटा जाएगा तो उसके लिए अलग एनर्जी लगेगी तोड़ने के लिए। तो वही है, इसलिए अपन क्या ले लेंगे, इसका एवरेज ले लेंगे। और एवरेज बॉन्ड एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल बॉन्ड एनर्जी। तो टोटल बॉन्ड एनर्जी कितनी हो जाएगी, 502 प्लस 477, तो 502 प्लस 477 अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड ब्रेकन। तो कितने बॉन्ड टूटे जा रहे हैं वो अपने को बॉटम पे लेने। तो कितने बॉन्ड तोड़े, तो पहले पति वाला बॉन्ड टूटा, फिर बेटा वाला तोड़ा, तो 2 ही बॉन्ड तोड़े जाते, तो अपॉन 2 लिख दिया।
तो एवरेज अपन ऐसा निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस सवाल अपने को पूछा जा सकता है ऐसा, इस पर ये वाले कंसेप्ट पर बेस। तो मस्त था ना कि जो पॉली एटॉमिक होता है उसका ना एवरेज इक्वल जाता है। क्यों कि जैसे मैं एक बॉन्ड तोड़ दूंगा तो सेंटर एटम है उसके आसपास का केमिकल नंबर बदल जाएगा, केमिकल नंबर बदल जाएगा तो दूसरा बॉन्ड तोड़ने के लिए कोई और एनर्जी लगेगी, कोई और एनर्जी लगेगी, तो तीसरा बॉन्ड तोड़ने के लिए भी कोई और एनर्जी लगेगी क्योंकि उसका भी केमिकल नंबर बदल जाएगा, तो बहुत सारे बॉन्ड एनर्जी हो जाएगा। तो इसलिए सबका अपन क्या लेते हैं, एवरेज ले लेते हैं। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, टोटल बॉन्ड एनर्जी अपॉन कितने बॉन्ड मैंने तोड़े। तो एकदम आसान था ये वाला कंसेप्ट, है ना। तो ये स्टार्टिंग में कोई भी डिफिकल्ट लगते हैं लेकिन जैसे अपन पढ़ लेते हैं उसको वो थोड़ा बहुत आसान अपने को लगने लगता है, ठीक है। इसलिए कभी भी किसी से भी घबराने का नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद अपन देख लेते हैं अगला कंसेप्ट हो जाता है, ठीक है, जो एनसीईआरटी में है, बॉन्ड ऑर्डर के बारे में दिया गया। बॉन्ड ऑर्डर के बारे में एनसीईआरटी में एक चीज़ लिखी गई है कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, मेरे पास नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन द टू एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। कोई पूछ ले CO के बीच में कितने बॉन्ड ऑर्डर क्या है CO का, कुछ नहीं करेगा, CO का स्ट्रक्चर बना लेंगे, 3 बॉन्ड है इनके बीच में, तो क्या हो जाएगा मेरे पास 3। या फिर उससे भी कर सकते हैं 1 + पाई बाय सिग्मा, तो 1 + कितने पाई है, 2 पाई है तो 2, 1 सिग्मा कितने, एक ही सिग्मा तो 1, तो 1 + 2 कितना 3 हो जाएगा। तो डायरेक्ट गिन लो कितने बॉन्ड है या फिर 1 + पाई बाय सिग्मा निकाल लो। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है कि 2 के बीच में मेरे पास कितने बॉन्ड हो जाता है उसको अपन बोल देते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन द टू एटम, उसको अपन क्या बोल देते हैं, बॉन्ड ऑर्डर बोल देते हैं, ठीक है। और एनसीईआरटी में बस तो ज़बरदस्त लाइन क्या लिखी है ध्यान से देख लेना कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स एंड आयन हैव आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर, यानी कि जिसके अंदर सेम इलेक्ट्रॉन है उसका बॉन्ड ऑर्डर सेम रहेगा। यानी कि 2 मॉलिक्यूल का अगर इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा, ठीक है, तो उसका क्या होता है, मॉलिक्यूल्स की बात करें, यानी कि 2 डायएटॉमिक मॉलिक्यूल की अगर क्या रहेगा इलेक्ट्रॉन सेम है तो उनका बॉन्ड ऑर्डर सेम रहेगा। भाई सेम ही रहेगा ना, क्योंकि अपने को पता है कि जिसके पास 14 इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास मेरे पास बॉन्ड ऑर्डर 3 ही रहेगा, चाहे कुछ कोई भी हो। चाहे मेरे पास देख लो ये N2 है मेरे पास और मैं क्या ले लेता हूँ, ठीक है, N2 मैंने ले लिया और मैंने एक और ले लेता हूँ हाइड्रोलेशन BBC, तो मैं क्या ले लेता हूँ C2 और 2- ले लेता हूँ। तो अब इन दोनों का ना देख लो कितने इलेक्ट्रॉन है, दोनों के दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल है, एक नाइट्रोजन एक कार्बन है, लेकिन दोनों का ना देखते हैं कितना मेरे पास इलेक्ट्रॉन गिन लेते हैं। तो एक नाइट्रोजन का अंदर 7 इलेक्ट्रॉन, तो 2 नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। एक कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 के अंदर 12 और -2 है तो कितना 14 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों के पास 14 इलेक्ट्रॉन है। 14 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3 हो जाता है, तो इसका भी 3 हो जाएगा। तो वही कहना चाह रहा है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक यानी कि दोनों के अंदर सेम इलेक्ट्रॉन है, यानी कि सेम इलेक्ट्रॉन जिसका हो जाएगा यानी कि दोनों का क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाएगा। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल है आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर, तो क्योंकि पूरा का पूरा बॉन्ड ऑर्डर का खेल अपन ने इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर तो खेला है, इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम, उसका बॉन्ड ऑर्डर भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। समझ लो जिसके अंदर 15 इलेक्ट्रॉन है तो 15 इलेक्ट्रॉन दोनों के अंदर हो जाएगा, तो दोनों का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। क्योंकि 14 के आगे जाता है तो 0.5 घटते जाएगा। फिर किसके अंदर 16 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों का बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएगा, है ना। किसके अंदर 17 इलेक्ट्रॉन है दोनों का बॉन्ड ऑर्डर 1.5 हो जाएगा। किसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 1 हो जाएगा। यानी कि अगर 2 लोगों के अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा तो दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम रहेगा। क्यों कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही तो अपन बॉन्ड ऑर्डर निकाला जाता है ना। क्योंकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल है सेम आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर, क्योंकि दोनों का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अपन सेम में लिखेंगे, है ना। क्योंकि मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सेम में लिखा जाता है और उतने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। इलेक्ट्रॉन भरने के ऊपर डिपेंड करता है, थोड़ी ना डिपेंड करता है कि भाई तू कार्बन है तू नाइट्रोजन है, मैं पार्शियलिटी करूँगा दोनों का अलग अलग बॉन्ड ऑर्डर दूंगा, नहीं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो सबका ना सेम है, इलेक्ट्रॉन तो सबके सेम ही हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन तो यूनिवर्सल है भाई, जो इलेक्ट्रॉन कार्बन का रहेगा वही इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में रहेगा, कोई भेदभाव नहीं होता क्योंकि इलेक्ट्रॉन सबके अंदर सेम ही पाया जाता है ना। तो ये वाली चीज़ भी अपने को समझ आ चुकी है ना। वही है कि जो भी हमारे पास जो एलिमेंट्स मेरे शरीर में रहेंगे वो एलिमेंट्स आपके शरीर में भी रहेंगे, तो कोई भी पार्शियलिटी जरूरी नहीं होती है। इसलिए क्या बोल रहे हैं कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल है सेम बॉन्ड ऑर्डर, क्यों कि आइसो इलेक्ट्रॉन यानी कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा तो उसका बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा। कि दोनों का 14 इलेक्ट्रॉन है तो मेरे पास दोनों का बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा, दोनों का 15 है तो दोनों का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 हो जाएगा, दोनों का 16 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों का बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल है तो दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाएगा। तो मैंने इसके ऊपर स्ट्रेस क्यों दिया कि ये जेईई मेन के अंदर आया था, इसलिए मैं इसके ऊपर स्ट्रेस दिया, लेकिन है एकदम लल्लू लाइन, ठीक है। फिर एनसीईआरटी का नाम और क्या क्या दे दिया कि 1 डिबाई को उसने दे दिया किसके अंदर, कूलम मीटर के अंदर कैसे कन्वर्ट करने के, कूलम मीटर के अंदर वैल्यू उसका दे दिया किसका, 1 डिबाई का दे दिया, कितना हो जाता 3.34 × 10⁻³ कूलम मीटर। तो अपन ने कुछ याद कर लिया था, ठीक है। अपन ने क्या क्या चीज़ें याद कर ली थी, ठीक है। मैंने याद कर लिया था 4 × 2 = 8, ठीक है, 8 + 2 10, ठीक है, और 10 और बीच वाला जो तो उसको मैंने ऐसे लिख दिया था। यानी कि मैंने क्या क्या याद कर लिया था कि 4.8 × 10⁻10 हो जाता है मेरे पास, ठीक है, और 10⁻18 हो जाता है कुछ ना कुछ। और एक और चीज़ अपना याद करने आ गया कि 1 डिबाई कितना होता है 3.3, 4 को याद मत रख चलेगा, 3.3 × 10⁻30 यानी कि 333 याद रख लेना, ठीक है। तो 3.3 × 10⁻30 डिबाई यानी कि 3.3 × 10⁻30, 3.3 × 10⁻30 डिबाई डब्बा एक डब्बा कितना कूलम मीटर, ठीक है। एक डब्बा कितना कूलम मीटर, 3, ठीक है,
थ्री इडियट्स, ठीक है, थ्री इडियट्स याद रख लेना। तो एक डब्बा कितना कूलम मीटर, तो देख लो एक डब्बा कितना कूलम मीटर, तो देख लो डीसीएम करके याद रखना, देखना डीसीएम क्या होता है एक, हाँ ठीक है, देखो एक और ट्रिक बन गया, सामने सामने ट्रिक बन गया, कैसे देख लो। डीसीएम क्या होता है ना, डीसीएम एक फॉर्मेट होता है किसका, मूवी का। एक मूवी का ना अपन मोबाइल के अंदर डाउनलोड करते हैं ना, तो जो एंड्रॉयड वाला फोल्डर रहता है मोबाइल के अंदर, उसका ना एक फोल्डर होता है डीसीएम करके, तो वहाँ पर हमारा जो भी मूवीज़ होती है ना वो स्टोर हो जाती है, तो डीसीएम। अब थ्री इडियट्स का एक क्या है, मेरे पास एक मूवी है, तो वो वाली मूवी क्या हो जाएगी, इसी फोल्डर में जाएगी। जब भी अपने को 1 डिवाइड को कॉलम मीटर के अंदर कन्वर्ट करना है, तो थ्री थ्री लेके जाएगा, थ्री इडियट्स, तो 3.3 इंटू 10⁻³ खत्म, सबका जगह 333 आ गया। तो वही ट्रिक हो गया कि डीसीएम मेरे पास मूवी का फोल्डर है, तो कौन सी मूवी देख रहे हैं अपन, थ्री इडियट्स, तो 3 लिख दिया, तो 3.3 इंटू 10⁻³ तो सब जगह 333 है। तो देखो सामने सामने मैं ट्रिक बना देता, तो ऐसे ही मैं ट्रिक बनाता हूँ ज़बरदस्त, ठीक है। तो डीसीएम यानी कि एक डिवाइड का किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो डीसीएम कर दो, डीसीएम कर दो, डीसीएम कर दो, खत्म। सवाल अपने को याद हो गया, ठीक है, ये वाली चीज़ अपने को याद हो गई, ठीक है। फिर अगला क्या बोलता है अपने को, डायरेक्शन ऑफ द क्रॉस एरो इज अपोजिट टू द कन्वेंशनल डायरेक्शन यूज्ड इन फिजिक्स। तो वही बोल रहा है कि जो फिजिक्स का ना यूज़ करते हैं उसका केमिस्ट्री का ना उल्टा हो जाता है, क्योंकि फिजिक्स का ना मैंने कभी का बता दिया कि फिजिक्स का ना क्या होता है, एरो के हेड के ऊपर मेरे पास आता है पॉजिटिव और टेल के ऊपर आता है नेगेटिव। लेकिन केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है, केमिस्ट्री का ना मेडिकल में क्या होता है, ऐसा साइन होता है ना, मेडिकल का ना मैंने याद करने के बाद बताया कि ऐसा साइन होता है केमिस्ट्री का, इसलिए यहाँ पर टेल के ऊपर पॉजिटिव हो जाता है और हेड के ऊपर क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। इसलिए वो ये कि एरो जो होता है टेल के ऊपर पॉजिटिव होता है केमिस्ट्री का ना, हेड के ऊपर नेगेटिव, तो वो अपोजिट हो जाता है किससे, कन्वेंशनल, यानी कि जो फिजिक्स का ना यूज़ करते हैं उससे अपोजिट हो जाता है। और ये भी यहाँ पर लिखा गया है, एनसीईआरटी के अंदर लिखा गया है, और ये जेईई मेन के अंदर भी पूछ लिया था कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में कैसे हो जाता है, तो ऐसा हो जाता है, ठीक है। जेईई मेन देखो कुछ भी पूछ लेता है, क्योंकि उसके अंदर जेईई मेन में एक साल में 2 एग्जाम होते हैं ना, इसलिए कुछ भी पूछ लेता है, लेकिन नीट एकदम तगड़ा सवाल पूछता है। अगला देख लेते हैं, और डायपोल मोमेंट इन पॉलीएटॉमिक डिपेंड ऑन द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ वेरियस बॉन्ड। अभी मैंने बता दिया कि डायपोल मोमेंट देख लो, डायटॉमिक का ना तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पर डिपेंड करता है ना, लेकिन जब पॉली एटॉमिक हो जाता है तो अपने को बॉन्ड बनाकर देखना पड़ता है डायरेक्शन की, लो से हाई करो, लो से हाई करो, लो से हाई करो, कट रहा है कि नहीं की। अगर इन दोनों के बीच में एक गैप है तो 60 डिग्री, 60 डिग्री में कितना होता है A√3, तो सब अपने को ऐसे कर करके देखना पड़ता है। तो वही बोल रहा है कि डायपोल मोमेंट इन पॉली एटॉमिक डिपेंड ऑन स्पेशियल अरेंजमेंट, यानी कितने गैप है इनके बीच में, एक गैप है तो 60 डिग्री रहेगा, 60 डिग्री में क्या वेक्टर बनेगा, तो वही सब अपने के ऊपर डिपेंड करता था। वही अपने को एनसीईआरटी बोला कि डायपोल मोमेंट किस पर डिपेंड करता है, स्पेशल अरेंजमेंट, कि कितने गैप है दो के बीच में। अगर एक गैप है तो 60 डिग्री हो जाएगा, तो उसके हिसाब से अलग वेक्टर का प्रोडक्ट रिजल्टेंट अपने को देखने में, 2 गैप है तो कितना 120 डिग्री, तो उसका रिजल्टेंट का प्रोडक्ट अलग हो जाएगा। 3 गैप है तो 180 डिग्री आमने सामने कट जाएगा। तो वो ये कि डायपोल मोमेंट किस पर डिपेंड करता है, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर किसका ना स्पेशल अरेंजमेंट करना है, लेकिन डायटॉमिक का ना किस पर डिपेंड करता है, चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के ऊपर। समझ लो सब कुछ कंसेप्ट ही है, एनसीईआरटी कंसेप्ट और मेरा भी कंसेप्ट खत्म, सब एकदम सेम ही है, ठीक है। तो एनसीईआरटी के लाइन सारी समझ आ रही है कि नहीं, ठीक है। अगर आगे देख लो, अ मॉलिक्यूल हैविंग पोलर बॉन्ड बट नॉन पोलर इज पॉसिबल बट नॉट वाइड वर्सा। तो एक मस्त सवाल था, ठीक है, मैं डिस्कस करना भूल गया था, ठीक है, यहाँ पर है वो वाला सवाल, ठीक है। ये सवाल देख लो H2O2 का, तो मैंने ये बताया था, ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था जब भी मैं बॉन्ड लेंथ पढ़ा रहा था, ठीक है, मैंने बताया था कि जो H2O2 का स्ट्रक्चर हो जाता है वो ओपन बुक स्ट्रक्चर हो जाता है। देख लो ऐसा ओपन बुक स्ट्रक्चर है, देखो खुली किताब है और ये भी क्या खुली किताब है। तो H2O2 का जो स्ट्रक्चर हो जाता है वो खुली किताब जैसे स्ट्रक्चर हो जाता है, तो अपने को याद रखना है क्योंकि अपन हाइड्रोजन चैप्टर करना पड़ती है। तो H2O2 का स्ट्रक्चर जब मैं देखूंगा तो ओपन बुक स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो O बना दिया मैंने, एक O बना दिया, एक हाइड्रोजन बना दिया, एक हाइड्रोजन बना दिया, और हमें पता है इसको डुप्लीकेट कंप्लीट करना है तो एक बार बनाएगा, इसको भी डुप्लीकेट करना है एक बार बनाएगा। इसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन होता है तो ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो एक बार बना रहा तो 7 हो गया, और ये भी एक ही बार बनाएगा। तो हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा किसका, H2O2 का। अब अपने को देख लेना है कि डायपोल मोमेंट क्या होता है, लो से हाई होता है। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव 2 हो जाता है और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव मेरे पास कितना हो जाता है, ऑक्सीजन का मेरे पास कितना हो जाता है 4 नकल, ठीक है, तो 3.5 होता है इसका। तो लो से हाई यहाँ पर जाएगा, लो से हाई मेरे पास यहाँ पर जाएगा, ठीक है, लो से हाई यहाँ पर और लो से हाई मेरे पास यहाँ पर हो जाएगा। तो लेकिन ये कटेगा क्या, ये एक दूसरे को काट पाएगा क्या। तो मैंने जब भी बोला कि काटने के लिए क्या होना चाहिए, या तो Sp होना चाहिए या तो Sp2 होना चाहिए। अगर Sp और Sp2 नहीं हुआ तो नहीं काट पाएगा। तो देख लेते हैं ऑक्सीजन का हाइब्रिडेशन क्या Sp है क्या Sp2 है। तो ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है, क्योंकि ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बना रहा है तो 2 लोन पेयर उसके बाद बचेगा, क्योंकि ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बना रहा है तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 बॉन्ड बना रहा है तो 2 बॉन्ड तो गए। तो अब डिवाइडेड बाय 2, 6 माइनस 2 डिवाइड बाय 2 कितना, 2 लोन पेयर। तो 2 लोन पेयर एक ऑक्सीजन के ऊपर है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर भी बना रहा है। 2 + 2 4, 4 यानी कि Sp3, और Sp3 जैसे ही आ जाएगा अपने को पता है कि Sp3 कटेगा ही नहीं कभी, तो Sp3 हमेशा डायपोल मोमेंट उसका कुछ ना कुछ होगा। लेकिन ध्यान से देख लेना, ठीक है।
तो ये वाले सवाल कहना क्या बोला कि ये मेरे पास पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये मेरे पास कौन सा है, ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल मेरे पास क्या पोलर है। लेकिन इसका ना नॉन पोलर बॉन्ड्स भी अपने को देखने को मिल रहा है। कोई ऐसा बॉन्ड है जहाँ पर पोलरिटी जीरो है, देख लो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में तो पोलरिटी डिफरेंस है, यानी इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, क्योंकि इसका 2.1 हो जाता है और इसका मेरे पास 3.5 हो जाता है। लेकिन ये वाला बॉन्ड नहीं दिख रहा है बीच वाला, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस सेम ही होता है, क्योंकि दोनों ऑक्सीजन है। इसका भी 3.5 और इसका भी 3.5, तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस अपने को जीरो देखने को मिल रहा है, यानी कि नॉन पोलर बॉन्ड्स अपने को देखने को मिल रहा है। कि यानी पूरा का मॉलिक्यूल क्या है मेरे पास, नॉन पोलर है। पूरा मॉलिक्यूल मेरे पास क्या है, पोलरिटी जीरो नहीं है, लेकिन एक उसका ना बॉन्ड एक मेरे पास क्या है, नॉन पोलर है। यानी कि एक बॉन्ड की पोलरिटी जीरो है, लेकिन पूरे मॉलिक्यूल की पोलरिटी जीरो नहीं है। तो वही यहाँ पर एनसीईआरटी कह रहा था कि पूरे मॉलिक्यूल की पोलरिटी जीरो नहीं हो सकती, ठीक है। जीरो मेरे पास नहीं हो सकती, और मेरे पास क्या बॉन्ड की पोलरिटी जीरो हो सकती है। तो वही अपने को एनसीईआरटी देखने को बोल रहा है, ठीक है। H2O2 का ही एग्जाम्पल लेकर देखने को बोला। कहाँ पर बोल रहा था एनसीईआरटी, कहाँ पर बोल रहा था, हाँ यहाँ पर बोला था। अब मॉलिक्यूल हैविंग पोलर बॉन्ड्स, अगर मॉलिक्यूल के ना पोलर बॉन्ड्स है बट नॉन पोलर डायपोल मोमेंट, ठीक है, नॉन पोलर डायपोल मोमेंट इज पॉसिबल बट नॉट वाइस वर्सा, यानी कि एक उसका ना पोलर बॉन्ड है और उसका ना डायपोल मोमेंट पूरा का पूरा जीरो है, तो पॉसिबल है। और वाइस वर्सा भी क्या मेरे पास पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। किसने बोला नहीं हो जाता है, ध्यान से देख लेना, वाइस वर्सा तो पॉसिबल है। ध्यान से देख ले, फॉर एग्जांपल ये क्या कर रहा है, बोलूँगा PCl5 की बात कर लेते हैं, कि क्या कर लेते हैं, PCl5 की बात कर ले कि मॉलिक्यूल हैविंग पोलर बॉन्ड्स, तो इनके बीच में क्या पोलरिटी है, फॉस्फोरस और क्लोरीन के बीच में पोलरिटी है। क्यों, क्योंकि फॉस्फोरस का कितना 2.5 है और क्लोरीन का मेरे पास कितना होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 हो जाता है। तो इनके बीच में इलेक्ट्रॉन डिफरेंस है, तो पोलरिटी है, यानी इनके बॉन्ड्स के बीच में पोलरिटी तो है। लेकिन पूरा मॉलिक्यूल मेरे पास पोलर है कि नहीं, वो अपन देख लेते हैं, लोन पर से देख लेते हैं। तो इसका ना 5 बॉन्ड पर है, लोन पर कितना 15 के ऊपर, तो 5 माइनस एक क्लोरीन 1 को, तो 5 क्लोरीन 5 को, तो जीरो लोन पर। मैंने बोला जब भी जीरो लोन पर होता है वो क्या होता है मेरे पास नॉन पोलर हो जाएगा। तो पूरा मॉलिक्यूल मेरे पास नॉन पोलर है, क्या है मेरे पास पूरा मॉलिक्यूल मेरे पास नॉन पोलर है, ठीक है। लेकिन इसका ना बॉन्ड्स क्या है मेरे पास पोलर है, और मॉलिक्यूल हैविंग पोलर बॉन्ड्स बट पूरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल इज़ पॉसिबल, तो ये पॉसिबल है। लेकिन वाइस वर्सा भी पॉसिबल है। कहाँ पर देख लिया अपन ने, H2O2 का ना क्या देख लिया, H2O2 का ना अपन ने क्या देख लिया, ऐसा स्ट्रक्चर देख लिया, ये H2O2 जो स्ट्रक्चर था मेरे पास, ठीक है। वाइस वर्सा पॉसिबल है कि नहीं, वो अपन बोल रहे थे। इसके अंदर नॉन पोलर बॉन्ड्स अपने को देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, नॉन पोलर बॉन्ड्स अपने को देखने को मिल रहे हैं, यानी कि इसका उल्टा अपने को मिल रहा है। क्या उसका उल्टा अपने को देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये पूरा पोलर मॉलिक्यूल है क्या, पूरा का पूरा, वो भी देख लेते हैं कि पोलर मॉलिक्यूल है क्या, देख लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास ऑक्सीजन का हाइब्रिडेशन कितना मिल रहा था अपने को, इसके बाद 2 बॉन्ड पर है और 2 लोन पर भी देखने को मिल रहा था, यानी sp3 है, ये भी sp3 है, यानी पूरे का पूरे sp3 है, तो पूरे के पूरे मेरे पास कटेगा नहीं, पूरे का पूरे कटेगा नहीं, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, पोलर अपने को देखने को मिल जाएगा। तो ये मेरे पास इसका उल्टा भी अपने को देखने को मिल जाता है कि नॉन पोलर बॉन्ड्स है और पोलर मॉलिक्यूल है, तो वाइस वर्सा भी अपने को देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर ये वाला चीज़ काट देना कि वाइस वर्सा नहीं होता, वाइस वर्सा देखने को मिल जाता है। समझ गया ये वाली चीज़ कि वाइस वर्सा भी अपने को देखने को मिल जाता है। ये वाला सवाल इंपॉर्टेंट है। मॉलिक्यूल हैविंग पोलर बॉन्ड्स हो जाता है बट नॉन पोलर मॉलिक्यूल पॉसिबल है, और इसका उल्टा भी मेरे पास क्या है, पॉसिबल है। तो समझ गया कैसे पॉसिबल है। तो एक मैंने कौन सा देख लिया था, PCl5 का एग्जाम्पल देखा, और मैंने H2O2 का एग्जाम्पल देख लिया। तो PCl5 का ना अपन देखा कि मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस जीरो है, इलेक्ट्रॉन डिफरेंस जीरो नहीं है, इलेक्ट्रॉन डिफरेंस यानी कि पोलर बॉन्ड्स है, लेकिन पूरा मॉलिक्यूल क्या मेरे पास नॉन पोलर है। लेकिन इसके अंदर अपने क्या देख लिया, नॉन पोलर बॉन्ड है, ठीक है, नॉन पोलर बॉन्ड्स है इसके अंदर, ठीक है। मेरे पास क्या है, नॉन पोलर बॉन्ड्स है, लेकिन पूरा मॉलिक्यूल क्या मेरे पास पोलर है, तो इसका उल्टा भी अपने को देखने को मिल जाता है। तो वाइस वर्सा पॉसिबल है, ना कि नहीं पॉसिबल नहीं है, कि पॉसिबल है, तो पॉसिबल हो जाता है। तो एनसीईआरटी ये वाला चीज़ यहाँ पर गलत है, क्योंकि मैंने यहाँ पर गलती से लिख दिया रहेगा ये वाली चीज़, तो ये वाली चीज़ भी अपने को समझ आ चुके रहेगी, ठीक है। तो H2O2 और PCl5 का याद रख लेना कि दोनों वाइस वर्सा पॉसिबल हो जाते हैं, कि किसके अंदर पोलर बॉन्ड्स भी हो जाते हैं, लेकिन पूरा मॉलिक्यूल मेरे पास नॉन पोलर हो जाएगा, किसका ना PCl5 के अंदर, और किसका ना नॉन पोलर बॉन्ड देखने को मिल जाता है H2O2 के अंदर, जैसे ओके ऑक्सीजन के बीच में नॉन पोलर बॉन्ड देखने को मिल रहे थे, लेकिन पूरा का पूरा मॉलिक्यूल क्या था, पोलर था, कि sp3 था, तो पूरे के पूरे कट नहीं जाएंगे। तो समझ गया वाली चीज़ भी। डायपोल के बीच में और एटॉमिक डायपोल के बीच में, तो ये तो मैंने पहले ही बता दिया कि ऑर्बिटल डायपोल किसको बोलते हैं, जब भी लोन पेयर का जो डायपोल होता है उसको बोल देते हैं अपन ऑर्बिटल डायपोल। तो लोन पेयर का जो डायरेक्शन होता है डायपोल का, उसका ऑर्बिटल बोलते हैं, क्योंकि लोन पेयर हमेशा क्या होता है कि ऑर्बिटल के अंदर ही रहता है। और जो भी बॉन्ड का डायपोल होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, एटॉमिक डायपोल बोल देते हैं। तो कोई नहीं, तो मतलब एक मेरे पास स्ट्रक्चर है, ठीक है, NF3 मेरे पास स्ट्रक्चर है, ठीक है। NF3 का स्ट्रक्चर कैसा, पिरामिडल स्ट्रक्चर हो जाएगा, है ना, क्योंकि NF3 का ना मेरे पास अगर मैं ध्यान से देखूँ तो 3 बॉन्ड पर हो जाता है और एक लोन पर, 3 बॉन्ड पर एक लोन पर, यानी कि पिरामिडल स्ट्रक्चर है। तो ये जो लोन पर का जो डायपोल होता है हमेशा लोन पर की तरफ ही जाएगा। तो जो लोन पर का डायपोल हो जाता है उसको अपन बोलते हैं ऑर्बिटल डायपोल। क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल डायपोल उसका बोलते हैं डायपोल बिटवीन द एटम एंड लोन पेयर, यानी कि जो एटम और लोन पेयर के बीच में जो डायपोल मोमेंट निकाला जाता है उसको बोलता है ऑर्बिटल डायपोल, ठीक है। कि जो एटम है नाइट्रोजन और लोन पेयर, एटम और एक नाइट्रोजन लोन पेयर के बीच में अगर एक डायपोल मोमेंट निकाला जाए तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल डायपोल। और इसका ऑर्बिटल डायपोल क्यों बोलते हैं, कि लोन पेयर जो होता है हमेशा एक वेकेंट ऑर्बिटल के अंदर ही रहता है, इसलिए उसको लोन पेयर वाले डायपोल को हमेशा क्या बोल देते हैं, ऑर्बिटल डायपोल बोल
देते हैं। और जो बॉन्ड वाला डायपोल हो जाता है, यानी कि दोनों एटम जब प्रेजेंट होते हैं उसका अपन बोल देते हैं बॉन्ड डायपोल। क्या होता है बॉन्ड डायपोल या फिर एटॉमिक डायपोल किसको बोलते हैं, जब दोनों एटम प्रेजेंट। तो खाली ये टर्म्स को आपने समझना था, ये वाले टर्म्स मैंने पहले ही बता देती हूँ और एनसीईआरटी ने डिटेल्स में दिया ये वाले टर्म, ठीक है। ये वाले टर्म कोई भी नहीं पढ़ा रहेगा, मैं लिख के देता हूँ, कभी सुना भी नहीं रहेगा, लेकिन एनसीईआरटी का ना अच्छे से दिया। और एसएसएन रीजन का ना पूछ लिया था किसके अंदर, जेईई मेन के अंदर 2023 के अंदर। ढूंढ लेना सवाल, मैं बता रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। तो एटॉमिक डायपोल, ऑर्बिटल डायपोल क्या होता है, एटॉमिक डायपोल यानी कि बॉन्ड डायपोल समझ गए, कि ऑर्बिटल डायपोल यानी कि जो सेंट्रल एटम और लोन पेयर के बीच में जो डायपोल का मोमेंट का डायरेक्शन हो जाता है उसको अपन बोल देते हैं ऑर्बिटल डायपोल, ठीक है। और ऑर्बिटल डायपोल का डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, लोन पेयर की तरफ ही रहेगा, क्योंकि लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत हाई हो जाती है, ठीक है, किससे भी। इसलिए कभी भी क्या होता है, डायपोल में डायरेक्शन लो से हाई होती है, तो हमेशा उसकी हाई रहेगी लोन पेयर की डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसलिए हमेशा एरो उसी की तरफ जाएगा, ठीक है, ऑर्बिटल डायपोल के अंदर। लेकिन बॉन्ड डायपोल या फिर एटॉमिक डायपोल क्या होता है कि दो एटम्स के बीच में जो डायपोल मोमेंट अपन निकालते हैं उसका अपन क्या बोलते हैं, बॉन्ड डायपोल। तो समझ गए ऑर्बिटल डायपोल क्या होता है, बॉन्ड डायपोल क्या होता है, यही अपने को समझना था। फिर एक एनसीईआरटी के ने एक बढ़िया खतरनाक ऑर्डर दे दिया गया, जो रीनिट, ठीक है, जो मणिपुर के अंदर दंगा हुआ था ना, तब हमें पूछ लिया था 2023 के अंदर, और इसे हमें याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई कंसेप्ट है ही नहीं। तो इसका याद करने का मैं क्या ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है। तो ये वाला जो ऑर्डर है एनसीईआरटी का एक टेबल बनाया, वहाँ पर सारे डायपोल मोमेंट्स अपने को डायटोमिक के दे दिए गए। तो कौन कौन से दे दिए गए, ठीक है। तो हाइड्रोजन के सारे के सारे क्या दे दिए गए अपने को, हाइड्रोजन के इन सब के साथ में मिलाकर दे दिए गए। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ में मिला दिया, हाइड्रोजन को फ्लोरीन के साथ में, हाइड्रोजन को नाइट्रोजन के साथ में, हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ में, हाइड्रोजन को जो है मेरे पास कार्बन और क्लोरीन के साथ में मिलाकर, हाइड्रोजन को सल्फर के साथ में, हाइड्रोजन को ब्रोमीन के साथ में, आयोडीन के साथ में, और हाइड्रोजन को नाइट्रोजन के साथ फ्लोरीन, ठीक है, और फ्लोरीन को नाइट्रोजन के साथ में मिलाकर अपने को दे दिया गया। इन सब का जो बॉन्ड ऑर्डर का जो ऑर्डर हो जाता है, ठीक है, सॉरी डायपोल मोमेंट का जो ऑर्डर हो जाता है, इसको मैं याद करवा देता हूँ, ठीक है। तो याद रख लेना, कैसे याद रख लेना, ध्यान से देख लेना। एक चीज़ याद रखना कि सबसे ऑफ नकल ककल एसबीआई फंड, ये ट्रिक है कि ऑफ नकल ककल, ठीक है, ऑफ नकल ककल एसबीआई फंड, यानी कि ऑफ नकल ककल एसबीआई फंड, यानी कि एक लड़का है, ठीक है, ऑफ नकल ककल, ठीक है। तो ऑफ यानी उबासी खा रहा था, ऑफ उबासी खाते खाते ऐसा कर रहा था। एग्जाम था, एसबीआई का पेपर दे रहा, एसबीआई क्लर्क का जो पोजीशन हो जाता था, होता है ना, जो बैंक के अंदर बैठते, उसका पेपर दे रहा था, तो उबासी खा रहा था ऐसे, ऑफ ऑफ, ठीक है। तो उबासी खाते खाते, उबासी क्यों खा रहा था, उबासी अपन कैसे खाते हैं, अपने सामने, अपने जो मुंह होता है, मुंह के सामने अपन क्या करते हैं, हाथ रखते हैं, फिर उबासी खाते हैं। तो उबासी तो हाथ में ना चिट छुपा कर आया था, हाथ में चिट छुपा के आया था, इसलिए हर बार उबासी खा रहा था। इससे हाथ मुंह के सामने रखने के बाद में वो क्या कर रहा था, पेपर में नकल कर पा रहा, क्योंकि हाथ के ऊपर सबको लिखा हुआ था आंसर, है ना। तो एसबीआई, तो मैं एक एसबीआई क्लर्क का एक बच्चा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, ऑफ यानी कि उबासी खा रहा था और हाथ में उस पर चिट था, तो उसने क्या किया, नकल किया, एसबीआई क्लर्क का क्या निकाला, एग्जाम निकाला, बाद में उसके मज़े ही मज़े हो गए, यानी फ़न हो गया। तो वो ये ट्रिक है कि ऑफ नकल ककल एसबीआई फन, यानी कि ऑफ यानी कि उबासी खाते हुए क्या किया उसने, नकल किया, क्या उसके हाथ में लिखा हुआ था ककल, ठीक है, ऑफ नकल ककल एसबीआई फन, ठीक है। एसबीआई का जो एग्ज़ाम था उसका फ़न, यानी कि निकालने के बाद में उसका मज़ा किया, क्योंकि आराम से उसको नौकरी मिल गई। तो ट्रिक है ऑफ नकल ककल एसबीआई फन। तो इसका ट्रिक से क्या लेना देना, ऑफ यानी कि सारे के सारे हाइड्रोजन के साथ में कौन कौन जुड़ेंगे, पहले ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन यानी कि ऑफ, फिर नकल यानी कि नाइट्रोजन क्लोरीन, फिर ककल यानी कि CCl साथ में आ जाएगा, फिर एसबीआई यानी कि सल्फर बोरॉन और आयोडीन, फन यानी कि ये फ्लोरीन और नाइट्रोजन। तो ऑफ नकल ककल एसबीआई फन। अब इन सब का क्या कर दो, हाइड्रोजन के साथ में जोड़ दो, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ में कौन सा कंपाउंड बन जाता है, वाटर बन जाता है। हाइड्रोजन और फ्लोरीन के साथ में कौन सा बन जाता है, HF बन जाता है। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के साथ में कौन सा बन जाता है, NH3 बन जाता है। हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में कौन सा बन जाता है, HCl बन जाता है। हाइड्रोजन और CCl के बीच में क्या बन जाएगा, CHCl3 बन जाएगा। हाइड्रोजन और सल्फर के बाद में क्या बन जाएगा, H2S बन जाएगा। हाइड्रोजन और बोरॉन के साथ में क्या बन जाएगा, HBr बन जाएगा। हाइड्रोजन और HI के बीच में क्या बन जाएगा, HI बन जाएगा। हाइड्रोजन और फ्लोरीन के साथ में क्या बन जाएगा, फ्लोरीन और नाइट्रोजन के साथ में क्या बन जाएगा, NF3 बन जाएगा। ये सारा समझ गया अपने को, क्योंकि हाइड्रोजन और फ्लोरीन और नाइट्रोजन का तो पहले ही अपन ने देख लिया, इसलिए इन दोनों का अपन ने क्या कर लिया, डायरेक्ट ले लिया। नाइट्रोजन और फ्लोरीन का क्या बनेगा, NF3 बन जाएगा, ठीक है। तो ऑफ नकल ककल एसबीआई फन, और ये हाई से लो है, ठीक है। हाई से लो क्यों, क्योंकि अपने को पता है कि जो वाटर जो होता था पूरे दुनिया के ना सबसे ज़्यादा पोलर मॉलिक्यूल वाटर ही हो जाता है, और वाटर का इसलिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज़्यादा होता है, कितना होता है, 81 हो जाता है, कितना 81। इसलिए अपन ये सॉल्युबिलिटी करना पड़ते हैं ना, हाइड्रेशन एनर्जी अपन पढ़ के आते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा है उसका क्या हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होता है। वाटर का सबसे ज़्यादा पोलर हो जाता है क्योंकि उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज़्यादा होता है, तो ये सबसे ज़्यादा हो जाएगा, यानी ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में सारा ऑर्डर, यानी कि सबसे ज़्यादा वाटर का हो जाएगा, बाद में क्या होगा, घटते जा रहा है सारे का सारा हमारे पास क्या डायपोल मोमेंट, ठीक है।
तो याद होगा ये कैसे, ऑफ नकल ककल SBI फंड, यानी कि एक बंदा था, ठीक है, जो SBI क्लर्क का पेपर देने आया था, उसके हाथ में चिट था, तो चिट में से, ठीक है, हाथ में से उबासी खाते हुए क्या देख रहे थे, चिट में से आंसर देख रहे थे, उबासी, उबासी यानी कि ऑफ, 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 ठीक है। तो ऑफ नकल ककल SBI फंड, तो उसने ऑफ की, ऑफ उबासी खाते हुए नकल किया, ककल किया, ठीक है, नकल ककल यानी एक राइमिंग वर्ड है, ठीक है। तो ऑफ नकल ककल SBI फंड, ठीक है। तो उसने SBI का एग्जाम निकाला, बाद में उसका मजे ही मजे, मजे यानी कि फन, फन यानी क्या होता है, मजे, ठीक है। तो ऑफ नकल ककल SBI फन, और ऐसा ट्रिक कोई नहीं बताएगा, मैं लिख कर देता हूँ, और ये कोई याद भी नहीं कर पाएगा इस ये वाला ऑर्डर बिना ट्रिक के, ठीक है। ये रीनेट में आया तो वापस आने की औकात रखता है, और ये मस्त सवाल था। तो ऑफ नकल ककल SBI फंड, तो ये वाली चीज़ आई होप समझ गई रहेगी।